Good evening, friends. I welcome you all on India's largest learning platform, Unacademy. Unacademy के मंच पे आप सबका हार्दिक स्वागत है. Let's crack Rajasthan exam on the platform of Unacademy. Crack RPSC with India's largest learning platform, Unacademy. एक छोटा सा परिचय मेरा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. मेरा नाम नवीन शर्मा, एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक करने के बाद 2013 में गेट क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया 6th रैंक. उसके बेसिस पे सेंटर गवर्नमेंट में एज ए परचेस ऑफिसर अपनी सेवाएं दी. सिविल सर्विसेज मेंस लगातार 2 बार 16 एंड 17 ट्वाइस आई हैव क्वालिफाइड. उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव आरएएस की मेंस की राइटिंग स्किल में देने का पूरा प्रयास रहेगा आपको. एक प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बेस्ड है, उससे मैं आज भी जुड़ा हुआ हूं. टैरी के साथ एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस आरपीसी एग्जाम्स का 5 साल का रहा है, जिसमें कि आरएएस वैकेंसी पे मैंने प्रीवियस कुछ ईयर से फोकस किया है. आने वाले दिनों में आरएएस के इंग्लिश मीडियम के लिए मेरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. देखिए, किसी भी कोर्स, किसी भी प्रोग्राम को लेने से पहले उसका आर्थिक पहलू जानना बेहद जरूरी है, बहुत अहम है. आरपीएससी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे, इस कॉस्ट को आप क्वालिटी वाइज, चाहे आप उसकी रेट की जो उसकी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको बहुत नॉमिनल प्राइस नजर आएगी. अनअकैडमी 2 साल 24 मंथ का जो कॉस्ट है 8400, 2 साल 8400 रुपए आरपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए. उसमें भी मेरा रेफरल कोड NAV10 यूज करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. अब आपकी फी हो जाएगी 2 साल के कोर्स की 7560, 7560 रुपए, जिसकी पर मंथ ईएमआई किस्त आएगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू लगभग 350 रुपए. तो 7560 रुपए 7560 में आप आरपीएससी के सारे एग्जाम्स, आरएएस, एसीएफ, रीट, पटवार. लोगों ने मुझसे पूछा, सर इसमें क्या सारी फैकल्टीज की वीडियो दे सकते हैं? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर जो कॉस्ट है इसमें सारी फैकल्टीज जो अनअकैडमी पढ़ाती हैं, सारे एजुकेटर्स, सबके वीडियो, सबके पीडीएफ, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब में आपको उपलब्ध हो जाएगा. चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, एसीएफ का हो, रीट हो, पटवार हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई हो, ऑल एग्जाम्स आर कवर्ड इन दिस फी. फाउंडेशन कोर्स जो कैंडिडेट सभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर के लिए, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अब वो 2 साल के जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें इस फी में सब सब्जेक्ट्स उनके कवर हो जाएंगे. इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो एसीएफ के लिए 10 की 10 यूनिट मैंने कवर करा दी थी इन दी मंथ ऑफ अगस्त में ही मैंने कंप्लीट करवा दिया था. यदि आप आज भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोड NAV10 यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप सारे सब्सक्रिप्शन, ये जो जितने भी मेरे लेक्चर्स मैंने प्रीवियस जो पीरियड में कवर किए हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं. इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टेस्ट, मॉडल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाया अनअकैडमी के प्लस पे, ये भी सब आप एक्सेस कर पाएंगे. फिर साइंस एंड टेक का आरएएस प्री और आरएएस मेंस को दोनों को फोकस करते हुए और साथ में एसीएफ एंड एफआरओ को भी टारगेट करते हुए 14 नवंबर से एक बैच मैंने स्टार्ट किया अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे. यहां पर भी कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. सबके वीडियो, सबके पीडीएफ आपको दिख जाएंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने पूरे यहां पे जो कवर्ड किया है, आरएस का प्री मेंस के लिए स्टार्ट मैंने किया है साइंस से. एसीएफ का सिलेबस साइंस एंड टेक का यहां पे कवर्ड हो जाएगा. एसीएफ एंड एफआरओ का हर लेक्चर में आपको मैं बताता हूं, काउंटडाउन स्टार्ट ऑलमोस्ट नहीं हो ही चुका है. 50 दिन आपके शेष हैं, 50 डेज आर लेफ्ट, ओनली 50 डेज आर लेफ्ट फॉर एसीएफ एंड एफआरओ एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड. तो A7 एफआरओ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जिन कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट है, ऑप्शनल पेपर है, उसको फोकस करते हुए मेरा नया बैच आया, जिसमें कि मैंने 5 दिसंबर से 5 दिसंबर से यहां पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से जो मैंने पहले करवाया है वो सब आप एक्सेस कर सकते हैं. नया सेशन जो लाया मैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स रिवीजन के हिसाब से वो हम कवर कर रहे हैं. साथ ही साथ यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, इंटेंसिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. सबके पीडीएफ भी आपको यहां पे मिल जाएंगे. अगेन कोड NAV10 यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, आप सब लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. सबके पीडीएफ भी आपको यहां मिल जाएंगे.
तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पे नोट कर सकते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर संकल्प फाउंडेशन कोर्स RS 2021 के लिए 28 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है। संकल्प फाउंडेशन कोर्स RS 2021, इसमें हमारे कुछ एजुकेटर्स यहां पे क्लासेस ले रहे हैं। फाउंडेशन RS 2021 को आप कोड यूज करेंगे मेरा, ये सारे लेक्चर्स भी आप एक्सेस कर पाएंगे, इनके पीडीएफ भी आपको सब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इट्स द टाइम टू गेट फोकस्ड एंड प्रिपेयर इन ए फोकस्ड एंड एक्टिव मैनर। लिथार्जिक होने का समय नहीं है, हर क्लास में आपको मैं ये बात बताता हूं। और टाइम टू गियर अप एंड पुल योर सॉक्स, प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल वॉर फुट लेवल पे होनी चाहिए। अप्रोच जो रिमेनिंग कुछ टाइम बचा है उसमें ये जो अप्रोच, ये डायग्राम, दिस इमेज स्पीक्स मैनी थिंग। टारगेटेड बेस्ड अप्रोच, टाइम बाउंड मैनर में सिर्फ आपको पक्षी की आंख, आपका निशाना ACF एंड FRO ही दिखना चाहिए, उसके अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डेफिनेटली इट विल हेल्प। सारे पहलू मैंने यहां पे कवर करने की कोशिश करें, मेरे पुराने सारे लेक्चर्स आप देखेंगे तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर के आपका टेलीकम्युनिकेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, एलोट्रॉस ऑफ कार्बन, pH स्केल, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, polymers and their uses, application of biotechnology, alternative sources of energy with special reference to Rajasthan, environmental and ecological changes and its impact। ये जितने भी टॉपिक स्पेस टैक्स लेकर के आपका एंड इकोलॉजिकल चेंजेस तक, ये सब के सब मैंने यूट्यूब पे भी कवर करा है, अनअकैडमी के प्लस पे भी कवर करा है। लेकिन ये टॉपिक ह्यूमन बॉडी, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इस टॉपिक को मैंने ना ही प्लस में ना ही अब तक मैंने कवर करा था आपके यूट्यूब क्लास से। तो आज इस क्लास के थ्रू मैं इस टॉपिक को भी आपका कवर कर दूंगा, विच इज ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, क्रिटिकल बायोलॉजी का टॉपिक। यह टॉपिक आपके ACF एंड FRO के सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने कहा हर क्लास में आपको ACF का सिलेबस RAS के सिलेबस का सबसेट है। The syllabus of ACF is a subset of RAS। तो जो आपको ACF मिलेगा वो आपको RAS की तैयारी में भी पूरा पूरा मिलेगा, जहां तक जनरल नॉलेज की बात की जाए। तो यहां पे देखेंगे ये साइंस एंड टेक का सिलेबस आपका RAS प्री का सिलेबस है। RAS प्री में यहां पे ह्यूमन बॉडी, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एज इट इज, एकदम वर्बाटिम पूरा टॉपिक जो है ACF का यहां पर भी आपको RAS प्री में मिल जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं। उसी तरह से आप RAS के मेंस के सिलेबस को देखेंगे, RAS के मेंस का सिलेबस यहां पर भी आप देखेंगे। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, यहां पर पहला ही टॉपिक, ये टॉपिक RAS के मेंस में भी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक तीर से कई निशाने। ह्यूमन बॉडी, फूड एंड हेल्थ केयर, ये टॉपिक ऐसे हैं, टॉपिक टफ नहीं है पर क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं। इसमें कई लोगों को डाउट था कि इसमें पढ़ना क्या है, तो इस क्लास के माध्यम से मैं उन सारी बातों का आपका जो है समाधान मिल जाएगा। इस टॉपिक में किन चीजों को फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है। तो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, ये टॉपिक ऐसा है जो RAS प्री, RAS मेंस, ACF एंड FRO सभी में कॉमन है। तो आज जो मेरा टारगेट रहेगा वो ACF एंड FRO का ह्यूमन बॉडी, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर है। इस टॉपिक के थ्रू आपका RAS प्री, RAS मेंस की तैयारी भी होगी, पर्टिकुलरली इस टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहला सवाल तो ये है हम सबके सामने कि बेसिकली हेल्थ, हम टॉपिक में कीवर्ड है हेल्थ क्या है। लेमन टर्म से बात करेंगे तो स्वस्थ होना, स्वास्थ्य, हम जब सब आम बोलचाल में यूज करते हैं, लेकिन जो इसकी डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन है हेल्थ की, या इसकी ऐसी परिभाषा जिस परिभाषा को हम यूज करें आपके RAS के मेंस में, या जो तकनीकी परिभाषा इसकी जो इस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करे, वो आप इस स्लाइड में यहां पे नोट करें। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसने हेल्थ को कंप्लीटली डिफाइन करा है, जैसा कि आप स्लाइड में यहां पे देख सकते हैं। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, नंबर 1, नंबर 2 इमोशनल, नंबर 3 सोशल वेलबींग। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट
फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। तो यहां पे फिजिकल कंपोनेंट जो आम बोलचाल में यूज करते हैं वो तो है ही, लेकिन हेल्थ की जो कंप्लीट सटीक परिभाषा WHO ने दी है उसके मुताबिक इमोशनल वेलबींग साथ में सोशल वेलबींग भी इसमें इंक्लूडेड है। और देखिए, इट डजंट मियरली रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। सिर्फ डिजीजेस का नहीं होना, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ये ऐसा सोचना कि जिसको डिजीज नहीं है वो हेल्दी है, ये तकनीकी तौर पे गलत है। ठीक है, जिसको डिजीज नहीं है वो हेल्दी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे इसमें कुछ और तरह की फैक्टर्स भी हैं, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग। यदि कोई इंसान आपके स्वस्थ दिख रहा है पर वो इमोशनली जो है या मेंटली वो फिट नहीं है, सोशल वेलबींग के फैक्टर जो सोशल फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं है, तो भी उसको हेल्दी नहीं माना जाएगा। जब तक ये तीनों पैरामीटर्स यहां पे एंड है, तीनों पैरामीटर्स इंक्लूसिवली शामिल नहीं हो जाते किसी पर्सन की हेल्थ को डिफाइन करने के लिए, उसकी वेलबींग को डिफाइन करने के लिए, वो हेल्दी नहीं कहा जाएगा। तो WHO ने क्लियरली कहा है फिजिकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग ये कंप्लीट स्टेट जो है वो किसी इंडिविजुअल की हेल्थ डिफाइन करती है। ये डेफिनेशन जो यूज की गई है 1948 से WHO की ये परिभाषा, ये डेफिनेशन ही अभी तक चल रही है, यही हर जगह मान्य है। यहां पर आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सिंगल लाइन लिख लीजिए, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग डिफाइन हेल्थ। ऑल्सो इट डजंट merely denote the absence of illness, the absence of disease। उसके साथ साथ सोशल फैक्टर्स और मेंटल फिटनेस वो भी यहां पे इंक्लूडेड है। तो ये एक परिभाषा, सिंपल परिभाषा है, पर आपको ये बात बताना जरूरी था कि हेल्थ की जो आम बोलचाल में यूज करते हैं, सिर्फ बीमारी नहीं होना, डिजीज नहीं होना, ये कह देना कि डिजीज नहीं है तो हेल्थ, उसकी हेल्थ सही है, ये कहना सही नहीं है। उसके साथ साथ ये फैक्टर इमोशनल, सोशल वेलबींग फैक्टर भी होना चाहिए। देखिए, अब आपके टॉपिक में इस ACF FRO सिलेबस में फूड का जो स्टार्ट किया है, फिर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। तो बेसिक चीज की फूड हम सब लोग बहुत ही इस कॉमन सी टर्म से जब बच्चा पैदा होता तो भी इसकी इंपॉर्टेंस समझ आता है फूड की। फूड क्या है? फूड कैन बी डिफाइंड एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed, digested and assimilated in the body provides it with essential substances known as nutrients. Food provides us essential substance known as nutrients which keeps our body and function well. It is the basic necessity of life. Life की basic necessity क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, food is the basic necessity of life. Food supplies energy, enables growth and repair of tissues and organ. तो हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिएंट ही नहीं जाएंगे तो ना तो हमारे टिश्यूज रिपेयर होंगे, ना हमारे ऑर्गन्स जो है प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे, ग्रो करेंगे। तो बेसिक सी बात आप सब जानते हैं कि फूड जो है बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बेसिकली इसी जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपका सेकंड जो परिभाषा, सेकंड डेफिनेशन आती है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन। ये बेसिकली न्यूट्रिशन एक साइंस है जिसके तहत फूड, न्यूट्रिएंट और सब्सटेंसेस जो इसमें कंटेंट है वो सब इसमें इंक्लूड किए गए और उनके एक्शंस, न्यूट्रिशन में उन सब के एक्शंस। न्यूट्रिशन बेसिकली इंक्लूडेड, आपका जो की वर्ड्स है, की थिंग्स है वो है इंजेशन, इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन। डाइजेशन, इंजेशन किया फूड का, इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और फाइनली एक्सक्रिएशन हुआ। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, excretion, all these components are included under nutrition। ये कंप्लीट जो आपका एक्शन है बॉडी के अंदर, ये न्यूट्रिशन को डिफाइन करता है इन होलसम मैनर। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस, सारी प्रक्रियाएं न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व है। तो आप समराइज करें तो ये इसमें फिजियोलॉजिकल डायमेंशंस, न्यूट्रिशन हैज सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑल्सो।
तो फिजियोलॉजिकल डायमेंशन तो है ही, साथ में सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक डायमेंशंस भी इसमें शामिल किए गए हैं। जिसके पास इकोनॉमिक डायमेंशन, कैसे पैसा नहीं होगा, कैसे न्यूट्रिशन लेगा, सोशल वेलबींग नहीं होगी, सामाजिक तौर पे वो इंसान समाज से जुड़ा हुआ नहीं होगा, समाज से उसका बॉयकॉट हो या कोई और कारण से उसको समाज से निकाल दिया गया हो, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो, आपके रिलीजियस फैक्टर्स हो, तो वो अगेन न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये जो टर्म है ये भी अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर सिर्फ साइंस की परिभाषा में समझें तो आपको समझ में आएगा इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली आप साइंस है जिसके अंदर वो सारी क्रियाएं, सारे एक्शन, सारी प्रक्रियाएं इंसान के शरीर में होती है, खाने को इंजेस्ट करने से एक्सक्रीशन तक। जो फूड हम कंज्यूम करते हैं इट ब्रेक्स डाउन टू सिंपलर कंपाउंड्स बिफोर इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड। जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं। तो जितने भी ये हमारे जो बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये सिंपलर कंपाउंड्स में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, तो ये सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन होना, जो हमारी बॉडी सब कॉम्प्लेक्स, हमारे फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेकडाउन कर देती है। दीज सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट। तो जो हमारा शरीर में जो भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड में जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, शरीर हमारा एंजाइम से, डिफरेंट टाइप के हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन से वो उनको ब्रेक डाउन करता है टू सिंपलर सब्सटेंसेस विच आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। उन्हीं को हम, इन सिंपलर सब्सटेंसेस को न्यूट्रिएंट कहते हैं। आवर बॉडी यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग, ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। तो न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली सिंपलर सब्सटेंसेस है उनके मल्टीपल फंक्शंस हमारे शरीर में, लाइक बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑब्टेनिंग एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एनर्जी से हमें इनसे एनर्जी मिलती है, कैलोरीज मिलती हैं, एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज से प्रोटेक्शन भी हमको ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स करते हैं। दे मस्ट बी सप्लाइड टू दी बॉडी इन ए सुटेबल अमाउंट। इनको सुटेबल अमाउंट में, प्रॉपर एक जो अमाउंट है उसमें शरीर में मिलना, डेली की जो आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें पर्टिकुलरली इतने ग्राम आपका प्रोटीन, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतने ग्राम आपका फैट मिलना कंपलसरी, अदरवाइज बॉडी में फिर आगे जाके दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। दीज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड फाइबर। एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा था, लोग सोचते हैं वाटर आया तो न्यूट्रिएंट नहीं है, वाटर भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड फाइबर, all these are categorized under the broad category of nutrient. We need a wide range of nutrient to keep ourselves healthy. हमें बहुत सारे जो है मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक रेंज चाहिए न्यूट्रिएंट्स की ताकि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रह सके। मोस्ट फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट सच एज मिल्क हैज प्रोटीन, फैट्स एटसेट्रा। कई सारे जो आपके फूड हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली रूटीन डाइटरी हैबिट में, कोई भी फूड में सिंगल न्यूट्रिएंट नहीं होता, उसमें कई न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मिल्क, उससे हमें प्रोटीन भी मिलता है, साथ में फैट भी मिलता है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक आपके इसी आगे स्लाइड में आएगा बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, जो कि इस पर्टिकुलर सिलेबस का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिएंट्स का हमने ब्रॉड एक उसका देखा डेफिनेशन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, फाइबर सब आ रहे हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करोगे, कैटेगराइज करोगे, तो दो इसमें कैटेगरीज बनेंगी, एक तो बनेगी मैक्रो, एक बनेगी माइक्रो। नाम से क्लियर है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। इनको हमारे शरीर में, इनके हमारे शरीर में लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट वी रिक्वायर। मैक्रो का मतलब लार्ज क्वांटिटी, अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए, इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का हमें अमाउंट ज्यादा चाहिए हमारे शरीर में ताकि फंक्शन प्रॉपर हो सके। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। माइक्रो का मतलब ये भी हमें चाहिए
ये भी हमें चाहिए, नेसेसरी है, बट दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। इनको बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इनके जो पर डे जो आप उसको वेट असाइन करेंगे वो भले ही स्मॉल है, लेकिन ये भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहां पे अमाउंट हमें कम चाहिए। देखिए मैक्रो में आप बात करेंगे जिनकी अमाउंट हमें बहुत ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके, उसे प्रॉपर एनर्जी मिल सके, ग्रोथ हो सके, रिपेयर मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो सके। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये आपके मैक्रो। उसके बाद यहां पे देखेंगे वाटर, फाइबर, रफेज। अब बात करेंगे इसकी मैक्रो की। माइक्रो में आयोडीन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, उसके कुछ एग्जांपल आप स्लाइड में देख सकते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ ही मेंशन्ड है, आयोडीन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम, ऑल दीज, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं। कम अमाउंट में भी काम चल जाएगा, बट दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। इस चैप्टर में न्यूट्रिशन का आपने बेसिक देखा, न्यूट्रिशन क्या है वो हमने समझा, जिसमें इंजेशन से और एक्सक्रीशन तक के सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो न्यूट्रिशन, इंसान जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया करता है वो अलग कैटेगरी। तो कई टाइप्स न्यूट्रिशन के, कई वैज्ञानिकों ने उसके कई प्रकार दिए हैं। ब्रॉडली न्यूट्रिशन की आप दो प्रकार, कई कैटेगरीज, कई टाइप डिफाइन की गई है बाय डिफरेंट बायोलॉजिस्ट। लेकिन ब्रॉडली टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, एंड नंबर 2 हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब नाम से क्लियर है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं ये? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपो मतलब फीड। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपो मतलब फीड। जो खुद से अपना खाना बना लें, जो खुद किसी पे और पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। तो देखिए, दे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वहां पे यूज करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, उससे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो दे यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ईदर लाइट एनर्जी लाइक फोटोसिंथेसिस, और कुछ ऐसे एग्जांपल बैक्टीरिया के हैं विच यूजेस केमिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं चैमियोसिंथेसिस। दे यूज केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड। ये प्रोसेस जहां पे केमिकल एनर्जी यूज किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा टू सिंथेसाइज देयर फूड, इट इज कॉल्ड चैमियोसिंथेसिस। तो दो प्रकार हमारे, फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड कैटेगरी चैमियोसिंथेसिस, दोनों को हमने ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में शामिल किया है। बिकॉज यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है किसी सेकंड ऑर्गेनिज्म या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर नहीं है अपनी डाइट को या अपनी फीडिंग हैबिट्स को फुलफिल करने के लिए। यहां पे वो सेल्फ मोड में अपना खाना खुद बनाता है, खुद अपने उस फूड का जनरेशन करता है, इधर विद द यूज ऑफ लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। या तो लाइट एनर्जी यूज करेगा सन के केस में फोटोसिंथेसिस, या केमिकल एनर्जी का यूज करेगा लाइक बैक्टीरिया इन द केस ऑफ चैमियोसिंथेसिस। दोनों ही केस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेल्फ तरफ डायरेक्टेड है। सेकेंड हमारा हेटेरोट्रॉफ, बहुत इजी, कई बार देखा हमने। यहां पे जो एनर्जी ऑब्टेन होती है इट इज थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहां पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंसान हो, चाहे कोई एनिमल हो, बर्ड हो, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने फीडिंग डाइट्स को फुलफिल करने के लिए। लाइक द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यहां पे एनिमल, प्लांट, टिश्यू सब इसमें कवर्ड है। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हेटेरोट्रॉफ, जो खाना खुद से नहीं बना सकते। तो जो हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें कि इंसान भी शामिल है, उसके अगेन 3 आपके सब डिवीजन, देयर आर बेसिकली 3 सब डिवीजन ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नंबर 1 होलोजोइक न्यूट्रिशन, नंबर 2 स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन, नंबर 3 पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी आपने 3 सब क्लासिफिकेशन कर दिए, होलोजोइक, स्पैरोफाइटिक, पैरासाइटिक। अब ये तीनों क्या है, इनके फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब, होलोजोइक मतलब होता है कंप्लीट, होलोजोइक का इन जनरल मतलब होता है कंप्लीट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर,
which is then digested and absorbed into their body. यहां पे होलोजोइक न्यूट्रिशन में लाइक ह्यूमन बीइंग, उसका न्यूट्रिशन है होलोजोइक। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली इंजेस्ट करता है डायरेक्टली, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली इंजेस्ट करता है, और इंजेक्शन के बाद में वो ऑर्गेनिक मैटर जब उसकी बॉडी में आता है देन इट गेट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। उसके बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसके शरीर के अंदर। तो यहां पे सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहा है इन द केस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्टोवायरस प्लांट्स भी इसमें शामिल है, कंफ्यूज मत होइएगा। इंसेक्टोवायरस प्लांट्स, सैंड्यू, ये आपने सुना होगा, सैंड्यू प्लांट, इंसेक्टिवायरस प्लांट, पिचर प्लांट, इंसेक्टिवायरस प्लांट, तो ये भी इनके न्यूट्रिशन को सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डायरेक्टली इंजेस्ट कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकंड है बर्ड्स का भी न्यूट्रिशन होलोजोइक है, स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होता है। और यहां पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो शरीर के अंदर ना होके स्ट्रक्चर के बाहर, बॉडी स्ट्रक्चर के बाहर होता है। यहां पे ये जो बैक्टीरिया है, फंगस है, ये क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर से बाहर एंजाइम्स का सेक्रेशन करते हैं। वो एंजाइम जो है पर्टिकुलरली डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जाके उसको मेटाबॉलिज करता है। तो यहां पे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म हो रहा है स्ट्रक्चर के बाहर। तो दे बेसिकली डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। अंदर शरीर में खाली न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन डाइजेशन और ये जो आपका एंजाइम का सेक्रेशन है ये बॉडी के स्ट्रक्चर से बाहर, स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन। थर्ड कैटेगरी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम जानते हैं पैरासाइटिक का मतलब, ये हमने पढ़ा भी है, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जो चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस कुछ क्लासेस में, वहां पे पैरासाइटिक मोड मैंने बताया था। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हमने करी थी इस पे। तो पैरासाइटिक मोड का मतलब यहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पे डेड था, फर्क दोनों में ये है। यहां पे ये पैरासाइटिक मोड में जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। तो बेसिकली हियर an organism is obtaining nutrients from the other living organism. Living organism is the keyword. The parasitic organism, you have the parasitic mode of nutrition. Here, it obtains nutrients by living or in the body of the host. तो यहां पे ये जो पैरासाइट है ये न्यूट्रिएंट्स जो ले रहा है, ये तो बेसिकली या तो वो होस्ट जिस पे वो डिपेंडेंट है उसके शरीर में, उसके शरीर के अंदर, जैसे कि आप वायरस आप देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो वहां से वो न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर रह के कैप्चर कर रहा है। या बेसिकली ऐसा भी होता है कई बार कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके शरीर के ऊपर, जैसे कुछ प्लांट्स के एग्जांपल देखेंगे, अम्ब्रेल प्लांट उस दूसरे प्लांट के ऊपर, तो या तो उसके बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर भी हो सकता है। दोनों ही केस में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। कई एग्जांपल है, फ्ली, लाइस, टेपवर्म्स, दे आर मल्टीपल एग्जांपल। मैंने आपको अम्ब्रेल प्लांट बता ही दिया, लाइस, टेपवर्म, फ्ली। तो यहां पे जो पैरासाइटिक मोड में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है आपका ये ऑर्गेनिज्म। तो स्पैरोफाइटिक जो हमारा स्पैरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो एक हेटेरोट्रॉपिक मोड है न्यूट्रिशन का, जिसपे कि फूड को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्रीटा, फॉलन लीव्स पे जो बैक्टीरिया फंगस डिपेंडेंट है वो भी इसमें शामिल है। ब्रोकन टिक्स ऑफ ट्रीज, फूड आर्टिकल्स, जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर है उन सभी पे जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्लासिफाई किया गया अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग स्पैरोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड स्पैरोफाइट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म उसको परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं स्पैरोफाइट्स। बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगी, एटसेट्रा। नेक्स्ट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पे मैंने बता ही दिया, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए।
तो इसके कई एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए और बता देता हूं आपको मैं। यहां पे एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं यहां पे कैस्केटा अम्ब्रेल, सुना होगा नाम आपने, कैस्केटा प्लांट। ये नॉन ग्रीन प्लांट है दैट सेंड्स इट्स सकिंग रूट्स टू दी होस्ट इनटू दी होस्ट प्लांट फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड वाटर। यहां पे जो एक कैस्केटा प्लांट है ये अपनी रूट्स को दूसरे प्लांट में ये अपनी रूट्स को इंजर करता है और उसके द्वारा फिर ये उस प्लांट के द्वारा ये अपनी फूड एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए। ये फूड तो यूज कर, शेल्टर भी हमारे शरीर के अंदर कई सारे आपके यदि कोई वायरस आ जाता है या कुछ इस तरह के आपके जीवाणु हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हुए हमारे जो न्यूट्रिशन है उनका कंजप्शन कर रहे हैं, उनके थ्रू वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो पैरासाइटिक मोड, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सहायता लेते हुए खुद की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, पैरासाइटिक मोड। और थर्ड हमारा था होलोजोइक। होलोजोइक का मैंने बता दिया आपको, यहां पे जो है इनटेक होगा सॉलिड पीसेस ऑफ फूड का, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर का इनटेक, उसके बाद अंदर डाइजेशन और अंदर ही आपका एब्जॉर्प्शन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इसको हम इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंजेस्टिव न्यूट्रिशन इज ए कैटेगरी ऑफ, उसमें एग्जांपल आपका दिया था कि होलोजोइक, स्पैरोफाइटिक, पैरासाइटिक। तो ये जो होलोजोइक है इसी का नाम है इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, कंफ्यूज नहीं मत होना। द फूड में कंसिस्ट ऑफ अनदर एनिमल, प्लांट और इट्स पार्ट। यहां पे जो फूड है या तो दूसरा एनिमल हो सकता है लाइक नॉन वेज फूड, या प्लांट्स या टिश्यू जो हम आम उसमें खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये हमारे फूड में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो ये कैटेगरी है। और इसमें एक चीज और कि होलोजोइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट हर्बीवोरस, जो कि वेजिटेरियन, जो वेजिटेबल्स हैं या वेजिटेरियन मोड उसका यूज करते हैं अपनी फ्रीइंग डाइट्स को फुलफिल करने के लिए। सेकंड कार्निवोरस, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, उसके बाद उन दूसरे ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक तरह से आप दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हो। और थर्ड है ओमनिवोरस, जो कि आपका वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन दोनों चीजों का कंजप्शन यहां पे कर रहे हैं। तो ये कैटेगरी होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अब देखिए, अब एक चीज इसमें आती है टॉपिक में, स्पैरोफाइटिक प्लांट्स। आम बोलचाल में हम स्पैरोफाइट यूज करते हैं तो दिमाग में एक ही नाम आता है, बैक्टीरिया और फंगी। लेकिन ये इसलिए मैंने कवर्ड किया कि थोड़ा सा आप डिटेल में जाएं। स्पैरोफाइटिक प्लांट्स, तो प्लांट्स को भी स्पैरोफाइटिक नाम से यहां पे संबोधन दिया गया है। तो स्पैरोफाइटिक प्लांट किस तरह के प्लांट है? ये वो प्लांट्स हैं दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर्स। यहां पे ये जो प्लांट है पर्टिकुलरली, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंगी और बैक्टीरिया की तरह डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल मैटर वही है। जैसे कि देखेंगे यहां पे ये जो प्लांट है, ये कुछ इस तरह के प्लांट, जनरली ये एग्जांपल आपके सामने रखा है मैंने, इसको कहते हैं इंडियन पाइप। ये एग्जांपल है इंडियन पाइप का, व्हाइटिश इसके अपीयरेंस है, व्हाइटिश अपीयरेंस है इसकी, और ये यहां ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स दिखेंगे आपको। तो ये जो प्लांट्स होते हैं जिनको स्पैरोफाइटिक प्लांट बोला गया है, जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। यहां पर आपको लीव्स नहीं मिलेगी, नो लीव्स एट ऑल। यहां पे इन पर्टिकुलर पत्तियां होंगी तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस उतना नहीं कर पा रहे, इसलिए तो डिपेंडेंट है आपका डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। तो यहां पे नो लीव्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, देयर आर नो लीव्स एट ऑल। दे ऑफन ग्रो इन डीप, ये जनरली आपको देखेंगे इस तरह के जो प्लांट है, डीप शेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जहां पे सनलाइट नीचे नहीं पहुंच पा रही है हाई कैनोपी डेंसिटी की वजह से, उस पर्टिकुलर बेल्ट में एक डीप शेड के अंदर आपको ये प्लांट्स नजर आएंगे। इंडियन पाइप, कोरल रूट्स, सम एग्जांपल्स है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। तो इंडियन पाइप जो है वो आपका एशिया और नॉर्थ अमेरिका यहां पे दिख जाएगा, और कोरल रूट्स जो है वो आपको फॉरेस्ट में दिखेंगे अराउंड द वर्ल्ड, कई फॉरेस्ट में वर्ल्ड में आपको कोरल रूट दिख जाएगा। दिस इज द इमेज ऑफ कोरल रूट। तो यहां पे पत्तियां नहीं है, नो लीव्स एट ऑल। द रूट्स ऑफ स्पैरोफाइटिक प्लांट, अभी फिर जब पत्तियां नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा, तो कैसे, ये सवाल ये उठता है कैसे ये कंज्यूम कर रहे हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के, कैसे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो जवाब अगेन मिलता ही है कि यहां पे इनकी जो इन पर्टिकुलर प्लांट्स की जो रूट्स हैं, उनकी रूट्स में आपको दिख जाएगा ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी। इनकी रूट्स में, इन प्लांट्स की रूट्स में आपको फंगी जैसे ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कन्वर्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रिएंट में। ये जो फंगी ऑर्गेनिज्म, इनकी रूट्स में ये आपका डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है पर्टिकुलरली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को इनटू न्यूट्रिएंट, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज फूड लाइक शुगर बाय दीज प्लांट। और ये न्यूट्रिएंट्स जो कि ब्रेक डाउन हो गए विद द हेल्प ऑफ फंगी, इसका कंजप्शन जो है वो अब पर्टिकुलर प्लांट कर पाएगा। तो यहां पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपका इस प्लांट के जो रूट्स पे जो फंगी जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जिसका वो कंजप्शन आपका ये प्लांट करता है। इसलिए इन प्लांट्स की कैटेगरी को हमने कहा है स्पैरोफाइटिक प्लांट। तो आम बोलचाल में हमें ये नहीं दिखता, किताबों में भी कई बार नहीं मिलता स्पैरोफाइटिक प्लांट, ये भी एक टाइप है। बेस्ट एग्जांपल इसका इंडियन आपका ये पाइप एंड कोरल रूट, यहां पे लीव्स नहीं है। तो देखिए ये बेसिक सी बात पढ़ी हमने कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप के बारे में देखा। हेटेरोट्रॉप का ब्रॉड क्लासिफिकेशन प्रीवियस स्लाइड में देख लिया। अब आती बात बैलेंस्ड डाइट की। आपके सिलेबस में ये फूड न्यूट्रिशन हेल्थ केयर में एक टॉपिक ये भी है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट हम सब परिचित हैं उससे, कोई खास इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से नोट कर लीजिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फूड्स, एडुकेट अमाउंट एंड करेक्ट प्रोपोर्शन टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो यहां पर्पस है टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट बेसिस पे उनका कंप्लीटली फुलफिल होना, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वो डाइट जो कि एडुकेट अमाउंट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल कर दे इंसान के शरीर में, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये डाइट जो होती है इट प्रमोट्स एंड प्रिजर्व गुड हेल्थ एंड ऑल्सो प्रोवाइड ए सेफ्टी मार्जिन और रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट और विद स्टैंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिवेशन व्हेन दे आर नॉट सप्लाइड बाय द डाइट। इस तरह की डाइट जिससे कि एक सेफ्टी मार्जिन और न्यूट्रिएंट भी आपके शरीर में रहे, कल को किसी कारण से इन न्यूट्रिएंट्स का आपको अभाव रहे या डेप्रिवेशन हो पाए, वॉर चल रही है, ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिवेशन हो गया क्या समाज के कई बार को, तो ये जो एडुकेट डाइट पहले ली गई है समय समय पे, वो एक रिजर्व्ड सेफ्टी मार्जिन मेंटेन है न्यूट्रिएंट का, ताकि ऐसी स्थिति आती है, ड्यूरेशन ऑफ डेप्रिवेशन आता है, उसके बाद भी आपकी ये जो पहले से आपने न्यूट्रिएंट रिजर्व कर रखे हैं ये बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाए, और उसकी वजह से आपकी जो गुड हेल्थ है वो मेंटेन रहे, प्रिजर्वेशन। तो ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स इन द राइट प्रोपोर्शन। यहां वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन द राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट जितने भी हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे हमारा प्रोटीन हो, इन सबका एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, राइट एडुकेट प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट जितनी है उसके अनुसार फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट जिसमें कि राइट प्रोपोर्शन में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, इट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो अब ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां पे आपके विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब बैलेंस डाइट का पार्ट है। विटामिन ऐसी चीज है जिसको मैं डिटेल में यहां पे डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर क्लास के माध्यम से, क्योंकि विटामिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आपके आरएस प्री में प्रीवियस में पूछे भी गए हैं, एसीएफ में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी इस विटामिन टॉपिक से। तो विटामिन को मैंने इसी टॉपिक का पार्ट है, इसी के थ्रू आपके बेसिक साइंस के जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो विटामिन बेसिकली क्या है? विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये जो है आपके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैटेगरी में शामिल करोगे। दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट वी रिक्वायर एडुक्वेट क्वांटिटीज फॉर गुड हेल्थ। तो विटामिन आपके इनऑर्गेनिक नहीं है, दे आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच वी रिक्वायर्ड
in adequate quantity to maintain good health. Most of them can't be synthesized in our body. विटामिन डी जैसे बी विटामिन है जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, बनाए सकते हैं, लेकिन अधिकतर विटामिन शरीर में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते. मोस्ट ऑफ देम कांट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी. देयरफॉर वी नीड टू कंज्यूम देयर नेचुरल सोर्सेस. जिन नेचुरल सोर्सेज, जिन फूड से हमें, उनके कंजम्पशन से हमें ये विटामिन मिल पाए, उनका मिलना बहुत जरूरी है, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो विटामिन को आप ब्रॉडली दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कीजिए विटामिन को. देयर आर बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज. नंबर 1 फैट सोलेबल विटामिन एंड नंबर 2 वाटर सोलेबल विटामिन. तो फैट सोलेबल कैटेगरी में कौन से विटामिन आएंगे? जो कि फैट सोलेबल मतलब जो हमारे शरीर में स्टोर रहेंगे. फैट है ना हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में फैट में स्टोर रहेंगे. और ये होंगे आपके वाटर सोलेबल, ये पानी में घुल मिल जाएंगे, पानी में वाटर में मतलब डिजॉल्व हो जाएंगे, और फिर यूरिन से ये इनका पैसेज भी है. तो जो हमारे बॉडी में स्टोर रहे फैट में, फैट सोलेबल विटामिन, उनके टाइप है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. तो ए डी ई के, ए डी ई एन के, ये हैं बेसिकली ब्रॉडली फैट सोलेबल विटामिन. दूसरे हैं आपके वाटर सोलेबल. यहां पे विटामिन बी और विटामिन सी. बी और सी टाइप जो है वो आपके हैं वाटर सोलेबल, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, बॉडी में स्टोर नहीं होंगे फैट के अंदर. ईच विटामिन हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड डेफिशिएंसी लीड्स टू ए पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी डिजीज. हर विटामिन का स्पेसिफिक फंक्शन है, हर विटामिन को पर्याप्त मात्रा मिलना आवश्यक है. अगर यदि हर विटामिन एडुकेट अमाउंट में नहीं मिल पाया ह्यूमन बॉडी को, तो उसे कई प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीजेस भी जनरेट हो सकती हैं, और जिससे कई प्रकार की बीमारी हो सकती है. विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऑल आर क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग. These organic compounds are needed for the proper functioning of normal metabolic process and for the growth and health of human beings. इन सब विटामिन का बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सुचारू रूप से चलने के लिए. दूसरा फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ, ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ, उसको भी तेजी से विकास करने के लिए. एनिमल्स के लिए, एनिमल्स को भी ये चाहिए. लेकिन ये जो आपके जो इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, इनकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट से रिलेटिवली कम है. इनको हमें स्मॉल अमाउंट में, वी रिक्वायर्ड देम इन स्मॉल अमाउंट्स एंड दे आर वेरी वाइटल टू द लाइफ प्रोसेस. तो भले ही ऑल्दो वी रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट दे आर क्रिटिकल एंड वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ. विटामिन कैन बी डिफाइंड, इनको एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इनको आप ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हो विटामिन को, एक्सेप्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. तो ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आप प्रोटीन, फैट, विटामिन को हटा दो तो ये बच जाएगा आपका विटामिन. दे मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन अ डे टू डे डाइट. एक चीज नोट कीजिएगा कि सब चीजें सही हैं. विटामिन हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए जरूरी है, बीमारियों से हमें बचाव करते हैं. डेफिशिएंसी यदि इनकी होगी तो हमें कई तरह की बीमारी हो सकती है. मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है. लेकिन विटामिन जो है नीदर सप्लाई एनर्जी नॉर हेल्प इन बिल्डिंग टिश्यू ऑफ द सेल. जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उससे हमें मिलती है एनर्जी, लेकिन विटामिन का कंजप्शन करने के बाद आपको एनर्जी नहीं मिलेगी. दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी. विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है. इस पे बेस कई क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पूछे गए हैं कुछ स्टेट पीएससी के अंदर भी, कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सही है, लेकिन विटामिन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है. दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक ग्रोथ, फॉर द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट दे नीदर प्रोवाइड एनर्जी नॉर दे हेल्प इन बिल्डिंग टिश्यू. हमारे शरीर में जो सेल्स से बन के बने टिश्यू को बिल्ड करने में भी ये विटामिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन उनकी डेफिशिएंसी से सीरियस इलनेसेस इतना क्रिटिकल नहीं है कि आपका एनर्जी के लिए इतना क्रिटिकल नहीं है, टिश्यू को बिल्ड करने के लिए, लेकिन वाइटल है. यदि प्रॉपर नहीं मिला तो कई प्रकार की बीमारियां जो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में वो विटामिन बेस्ड हैं. देखिए विटामिन जो हमारे ए, बी, सी, डी, ई, के, इनके साइंटिफिक नेम्स रखे गए हैं.
तो आपको एग्जाम में कई बार डायरेक्टली विटामिन ए ना लिख के उनके साइंटिफिक नेम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विटामिन ए जो कि फैट सोलर विटामिन है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। इट इज कॉल्ड रेटिनॉल। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन बी1 जो कि वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई टाइप से, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो जो विटामिन B1 है इट इज कॉल्ड थायामीन, इसको हम थायामीन बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल। विटामिन B2 इट इज अगेन वाटर सोल्यूबल, बी और सी वाटर सोल्यूबल है, इसका नाम राइबोफ्लेविन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि इट इज क्रिटिकल फॉर द एग्जाम। विटामिन B3 नायसिन, B3 का नाम नायसिन। विटामिन B5 इट इज कॉल्ड पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5। विटामिन B6 इट इज कॉल्ड पायरियोडाक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड जो आप कंजप्शन में आपने सबने कभी ना कभी कंज्यूम किया होगा पहले, और खास तौर पे ये जो है आपका लैक्टेटिंग मदर्स को तो दिया ही जाता है फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9, विटामिन B7, B6, B5, B3, B2, B1 इन सबके नाम। विटामिन B12 कोबालामिन, वेरी क्रिटिकल। प्रीनिशियस अनीमिया सुना होगा आपने, इसकी कमी से अनीमिया ऐसी बीमारी हो सकती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरल, विटामिन डी सन की वजह से मिलता है, कैल्सीफेरल साइंटिफिक नेम, कैल्सीफेरल। विटामिन ई टोकोफेरल, विटामिन ई टोकोफेरल, टोकोफेरल देखिए नाम देखिए, कैल्सीफेरल टोकोफेरल, 2-3 बार आप मेमोराइज करेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। विटामिन के फाइटोनायोडीन, फाइटोनाडियोन, फाइटोनाडियोन। तो कोबालामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्सीफेरल, विटामिन ई टोकोफेरल, एंड विटामिन के है फाइटोनाडियोन। रेटिनॉल, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पैंटोनिक एसिड, पायरोडक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड, ऑल आर दी साइंटिफिक नेम्स ऑफ दी विटामिन। तो एग्जाम में साइंटिफिक नेम पर आधारित क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपको साइंटिफिक नेम्स तो याद रखने ही है विटामिन के, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में। डायरेक्टली विटामिन ए ना लिख के एग्जाम में कई बार रेटिनॉल पूछता है, डायरेक्टली विटामिन B1 ना लिख के एग्जाम में कई बार थायमीन पूछता है। तो आप कंफ्यूज ना हो उस समय कि थायमीन पर क्वेश्चन है, विटामिन B1 की बात कर रहा है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक हो चाहे 12th क्लास की बुक हो, हमारे दोनों के अंदर देखेंगे विटामिन के सोर्स, विटामिन की नीड, विटामिन से होने की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज। हमारे एनसीईआरटी की किताब विटामिन को डीपली डिटेल में कवर्ड किया है, उसका स्क्रीनशॉट आप स्लाइड में देख सकते हैं। विटामिन ए, कौन कौन से सोर्सेज हैं विटामिन ए के? फैट, मिल्क, बटर, एग, कैरेट्स, लीवर, कॉर्न लीवर ऑयल, टोमेटोस, पंपकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो हरी पत्तियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, एग, ऑल आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो ये इसकी नीड हमें इसलिए बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड टू कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। तो आंखों को तो पता है सबको विटामिन ए चाहिए, लेकिन आंखों के साथ साथ विटामिन ए इज ऑल्सो नीडेड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड टू कीप आवर स्किन हेल्दी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको होगा नाइट ब्लाइंडनेस, हो सकता है इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो हो ही सकता है, लेकिन देखिए इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ ये आपने उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो याद रखिएगा, ये जो इर्रेगुलर पैटर्न टीथ के ग्रोथ में ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो मिल्क, बटर, एग, कैरेट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, टोमेटोस, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी उसके अंदर है, पंपकिन। उसके बाद आपका विटामिन डी, विटामिन डी को चीज, बटर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, लिवर ऑयल, सनलाइट। तो सनलाइट से तो हमें मिलता ही है विटामिन डी। सनलाइट के अलावा और सोर्सेज चीज, बटर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, लिवर ऑयल। यहां पे फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स के फॉर्मेशन में, स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग टीथ के फॉर्मेशन में विटामिन डी का क्रिटिकल रोल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी रहेगी तो कई बीमारियां हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये भी इससे। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स,
से मिलेगा आपको स्पाइनच, लेट्यूस, टर्निप लीव्स, बटर, मिल्क, होल ग्रेन, नट्स, सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स। तो याद रखिएगा, देखिए यहां पे आपको कोई भी नॉन वेजिटेरियन डाइट विटामिन ई के केस में जनरली नहीं दिखेगी। ये खास तौर पे पूरी तरह से ये जो वेजिटेबल है हमारी, या जो मिल्क है, होल ग्रेन से, नट, उनसे हमें मिलता है अच्छे अमाउंट में विटामिन ई। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल है, सेल के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन के काम में। उसके अलावा रेड ब्लड सेल, आरबीसी के फॉर्मेशन में भी विटामिन ई क्रिटिकल है। तो विटामिन ई आरबीसी के क्रिएशन में, फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वहां भी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी कमी से कोई बीमारी हो, ऐसा कोई अभी तक सटीक कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि जरूरी है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन आरबीसी के और तरह से भी फॉर्म हो सकता है। तो इसकी कमी से इस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा, पर एज सच की इसकी डेफिशिएंसी से ये स्पेसिफिक डिजीज हो, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। विटामिन के, यहां पे आपको कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पाइनच, अदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, सोयाबीन। विटामिन के लिए आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, सोयाबीन, स्पाइनच, इन सबको कंज्यूम कर सकते हैं। यहां पे क्लोटिंग ऑफ ब्लड, इट इज वेरी क्रिटिकल। देखिए जब ह्यूमन बॉडी से ब्लड बाहर आता है, उसकी क्लॉटिंग करने में, ब्लड की क्लॉटिंग करने में विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड को क्लॉट करने में इट इज वेरी क्रिटिकल। यदि अगर इसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाई, इसकी डेफिशिएंसी हुई, यदि इस विटामिन के की शरीर में डेफिशिएंसी होगी, तो क्या दिक्कत हो सकती है? आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स। यदि विटामिन के का आपका शॉर्ट हुआ स्ट्रक्चर में, तो देयर मे बी एक्सेसिव ब्लीड फ्रॉम वाउंड। तो हमने ए डी ई के पढ़ लिया, फैट सॉल्युबल। अब आ रहा है आपका वाटर सॉल्युबल, बी और सी। तो यहां पे देखेंगे विटामिन बी1 थायामीन, विटामिन बी1 थायामीन, ये कहां से मिलेगा हमें? विटामिन बी1 थायामीन, सी फूड, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। यहां पे सोर्स आप नोट कर लीजिए। ये क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके एक डिजीज है, इससे जो डेफिशिएंसी होती है वो है बेरी नर्वस, पैरिपेलर नर्व से जुड़ी हुई, पैरिपेलर नर्व से जुड़ी हुई बीमारी बेरी विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ये मिलता है हमें ईस्ट, एग, मीट और पीस से। अधिकतर देखेंगे आप सोर्स इसके ईस्ट, एग, मीट और पीस। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ये बॉडी ग्रोथ के लिए भी चाहिए। ये भी रेड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, रेड सेल के प्रोडक्शन में ये भी हेल्प करता है। इट ऑल्सो रिलीज एनर्जी, विटामिन बी1 की तरह ये भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को रिलीज कराने में ये भी कैटालिटिक रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट से जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे एनर्जी को रिलीज कराने में इट ऑल्सो प्लेज ए कैटालिटिक रोल। विटामिन बी2 की कमी से आपको रहेगा स्किन डिजीजेस और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, रिटार्डेड ग्रोथ। तो स्किन डिजीजेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ आर रेस्पॉन्सिबल बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नायासिन, विटामिन बी3 का क्या है? नायासिन, साइंटिफिक नेम। ये मिलेगा आपको होल सीरियल से, टोमेटो से, पोटैटो से, मीट और फिश से। होल सीरियल्स, टोमेटो, पोटैटो, मीट एंड फिश, इससे मिलेगा आपको विटामिन बी3 नायासिन। ये भी हेल्दी स्किन के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए। विटामिन बी1 की तरह पैरिपेलर नर्व्स, यहां पे नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, हेल्दी स्किन के लिए क्रिटिकल है। इसके विटामिन बी3 की कमी से होता है आपको पैलेग्रा। पैलेग्रा विटामिन बी3 नायासिन की कमी से होता है पैलेग्रा। देखिए अफेक्ट स्किन, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम। यहां पे आपको स्किन पे, एलिमेंट्री कैनाल पे, ओइसोफेगस पाइप पे और आपका नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा विटामिन बी12 वेरी क्रिटिकल। विटामिन बी12 ये आपको लीवर में, मिल्क में, एग्स में, फिश में। देखिए यहां पे आपको जो हमारे वेजिटेबल है, जो वेजिटेबल सोर्स हैं, वो आपको नजर नहीं आएंगे। विटामिन बी12 में अधिकतर जो आपके अमाउंट, हमें एडिक्वेट अमाउंट मिल पा रहा है, वो मिल पा रहा है आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट से, एनिमल प्रोडक्ट से, लीवर, मिल्क, एग, फिश। तो एनिमल प्रोडक्ट से हमें कंजम्पशन हो पा रहा है इसका।
ये हेल्प करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो जहां पे रेड ब्लड सेल की पूर्ति हो जाएगी वहां पे अनीमिया की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अनीमिया जो डिजीज है आपकी वो खून की कमी के कारण होती है। यहां पे खून की पूर्ति कर देता है आपका विटामिन B12, फॉर्म करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो इसीलिए इट इज क्रिटिकल टू प्रिवेंट अनीमिया। विटामिन B12, विटामिन BC, विटामिन सी अगेन लास्ट आपका ये वाटर सोल्यूबल विटामिन सी। देखिए इसके प्रोडक्ट्स आंवला में मिल जाएगा आपको, आंवला उसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं गूसबेरी आंवला। लेमन्स में मिल जाएगा, लाइम में मिल जाएगा, पाइनएप्पल में, ऑरेंजेस में, जितने भी सिट्रस फ्रूट में, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, आपके आंवला, इन सब में मिलेगा आपको ये। वाटरमेलन मिलेगा, वाटरमेलन में, ग्रीन पेपर्स में मिलेगा, टोमेटोज में मिलेगा, कैबेज में मिलेगा, टर्निप, कैरेट्स में विटामिन ए भी है, कैरेट में विटामिन सी भी है, ग्रीन मिंट और गुआवा से भी आपको विटामिन सी मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, उसके अलावा कुछ और फ्रूट भी मैंने मेंशन करे हैं, इन सब में आपको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा मिलेगा। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिगामेंट्स, जो हमारे शरीर में लिगामेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, टेंडन्स एंड अदर सपोर्टिव टिश्यू एज वेल एज ब्लड वेसल्स। तो ये जो रिक्वायरमेंट है हमें, ये फुलफिल करता है हमारी मेंटेनेंस ऑफ लिगामेंट की जो मेंटेनेंस उसको करने के लिए। ये टेंडन को सपोर्ट करता है और अदर टिश्यूज को एज ए सपोर्टिंग एजेंट काम करता है। साथ साथ ब्लड वेसल्स के लिए भी नेसेसरी है, ब्लड वेसल्स के लिए भी नेसेसरी है, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वेसल के लिए भी जरूरी है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, बहुत काम सुना होगा आपने, स्कर्वी, जिसमें कि गम्स, आपके जो हमारे गम्स हैं वो स्वेल एंड ब्लीड, वहां से स्वेलिंग और ब्लीडिंग होती है, गम से स्वेलिंग और ब्लीडिंग स्कर्वी की केस में, स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये मैच दी फॉलोइंग में आरपीएससी पूछ सकता है, और तमाम एग्जाम, बल्कि मैं आरपीएससी नहीं कोई भी एग्जाम दे रहा हूं जहां पे साइंस एंड टेक का पोर्शन है, वहां पे हर एग्जाम में आपको विटामिन के नाम, उनके अगेंस्ट डेफिशिएंट डिजीज करके एक सवाल बनता है, मैच दी फॉलोइंग। लोग सोचते हैं सवाल कैसे बनते हैं, सवाल इसमें ऐसे बनते हैं कि एक लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट ए में विटामिन के नाम, लिस्ट बी में डिजीज के नाम, जो उनकी डेफिशिएंसी होते हैं, आपको मैच कराना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। तो कंप्लीट चार्ट पता है, एनसीईआरटी ने पूरा कवर किया है, तो आराम से इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सा विटामिन को पोस्टमार्टम और ऐसा कर लेते हैं, और डिटेल में चीजों को देख लेते हैं। विटामिन ए हमने कुछ बात तो देखी ली उसमें एनसीईआरटी में, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। विटामिन ए इज कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। इट बेसिकली स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, स्किन की इंटीग्रिटी के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है, आंखों के लिए जरूरी तो है ही, उसके साथ साथ इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग दिस, फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एज वेल एज म्यूकस। इट इज सिंथेसाइज इन लीवर। देखिए जो हम कंज्यूम करते हैं ना कैरेट्स में या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, विटामिन ए डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते हैं। हम बेसिकली हमारे शरीर में ये जो कैरेट्स हैं या जितने फूड प्रोडक्ट हैं, इनसे जो हमें चीज ऑब्टेन होती है, उसके बाद हमारा जो यहां पे आप देख सकते हैं लीवर के अंदर, लीवर में सिंथेसिस होता है येलो एंड रेड कार्टेनॉइड पिगमेंट्स का। तो बेसिकली ये आप देखेंगे कि ये जो इसका विटामिन ए शरीर में, वो तो बना प्रो फॉर्म में, लेकिन जब आपका रियल जो विटामिन ए की जो सिंथेसिस होती है वो शरीर के अंदर, तो हम जो कंज्यूम करें प्रो फॉर्म, उससे विटामिन ए जो आपके बॉडी में आपका सिंथेसाइज होगा वो होगा लीवर में। लीवर में फ्रॉम येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, इन येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से, इन पिगमेंट्स की वजह से आपका वो जो प्रो फॉर्म है वो आपका एग्जैक्टली विटामिन ए की फॉर्म में आके कन्वर्ट हो जाती है। तो लीवर में ये क्रिटिकल है। लीवर के अंदर जो है आपका ओरिजिनली जो भी हमने कैरेट्स कंज्यूम की, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स कंज्यूम करी, इनसे प्रो फॉर्म में है, वो आपका एक तरह से बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म विटामिन ए में कन्वर्ट होगा शरीर के अंदर लीवर में, विद द हेल्प ऑफ येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। They are very essential for the formation of visual rods and cones of the retina। हमारी आंखों के रेटिना, आईज में जो रेटिना है, रेटिना में विजुअल रॉड्स और कोन्स, इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए
रेटिना में विजुअल रॉड्स और कोन दोनों के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक चीज और मैंने यहां पे अंडरलाइन करा है, आपके एग्जाम में पूछ चुका है कुछ एग्जाम में, इसलिए अंडरलाइन करा है, जो एक्सेस विटामिन ए बॉडी में, जो एक्सेस विटामिन ए लीवर में सिंथेसाइज हुआ, लीवर में ही बना, जो एक्सेस उसका अमाउंट है वो लीवर में ही स्टोर हो जाता है। तो एक्सेस अमाउंट, एक्सेस विटामिन स्टोर्ड इन दी लीवर। एग्जाम में पूछे कि विटामिन ए का एक्सेस पार्ट कहां स्टोर होता है, जवाब होना चाहिए आपका लीवर में स्टोर होता है। सोर्सेस कैरेट, फिश, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया एटसेट्रा। ये सारी ग्रीन हरी सब्जी वाली हरी सब्जी, यहाँ कैरेट, फिश, मिल्क, ऑल आर सोर्सेज फॉर दिस विटामिन ए। इसकी कमी से कई बीमारियां, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखें जब ड्राई हो जाती हैं, आईज ड्राई हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम जीरोपैथलमिया, अगेन बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। abnormal changes in apathical membranes, retard growth। तो रिटार्ड ग्रोथ जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं विटामिन ए का योगदान है, उसकी कमी का योगदान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कंप्लीट पिक्चर है ये विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है एंटी इफेक्टिव विटामिन है, ये हमारे स्किन की इंटीग्रिटी तो मेंटेन करता है, लेकिन जो ओरिजिनली विटामिन ए जो बनता है वो शरीर के अंदर ही, वो प्रो फॉर्म ले रहे हैं कैरेट की फॉर्म में, उसकी जो वो फॉर्म है वो फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है आपका ये लीवर में आने के बाद में येलो एंड रेड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ओरिजिनल विटामिन ए। तो प्रो फॉर्म को विटामिन ए फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट कर दिया। बहुत एसेंशियल है हमारे रेटिना की विजुअल रॉड्स और कोन्स के फॉर्मेशन के लिए। हमारी आंखों में रेटिना में जो विजुअल रॉड्स और कोन्स है उनकी फॉर्मेशन के लिए इट इज वेरी क्रिटिकल। एक्सेस पार्ट जो है वो लीवर में स्टोर्ड होता है, ये याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर विटामिन ए का एक्सेस पार्ट इट इज स्टोर्ड इन लीवर ओनली। तो तमाम सोर्सेज यहां पे देख लीजिए, जो कमियां इस डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती हैं वो आपके सामने यहां पे स्लाइड में आपको दिख रही है। तो विटामिन ए क्रिटिकल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक चेन है, B1 है, B2 है, B3 है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को इन जनरल अपन ले होलसम, तो ऑल जितनी भी B1 है, B2, B3 है, ये ऑल बी विटामिन हेल्प द बॉडी कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ये हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली ऑल बी विटामिन हेल्प टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। उससे ही तो हमें एनर्जी मिलेगी, उससे ही तो हमें एनर्जी मिलती है। तो भले ही कोई भी विटामिन आपका डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की तरह कोई विटामिन डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इन प्रोसेस से आपका एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सपोर्ट कर रहा है उस एक्टिविटी को, एनर्जी जनरेशन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। इट हेल्प द बॉडी यूज फैट्स एंड प्रोटीन्स, हमारे शरीर में बहुत मदद करता है। फैट्स एंड प्रोटीन को यूज करने में बहुत मदद करता है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आर नीडेड फॉर द हेल्दी स्किन, हेयर, आईज एंड लीवर। जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है बहुत जरूरी है हेल्दी स्किन के लिए, हेयर के लिए, आइस के लिए, लीवर के लिए, सभी चीजों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वेरी क्रिटिकल। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आर वाटर सॉल्युबल, मींस बॉडी डजंट स्टोर देम। बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगी, वाटर में घुल जाएगा और यूरिन से इसका पैसेज भी रहता है। तो बी कॉम्प्लेक्स आपका ब्रॉड कैटेगरी, उस ब्रॉड कैटेगरी में कई टाइप। विटामिन B1 है थायामाइन, विटामिन B1 है आपका थायामाइन। इट इज एसेंशियल फॉर दी हेल्दी नर्व्स के लिए क्रिटिकल, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। अधिकतर विटामिन मेटाबॉलिक प्रोसेस तो उसमें आएगा। दे फॉर्म कार्बोजाइल एंजाइम इन्वॉल्व इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में जो कार्बोजाइलिस एंजाइम जो है इन्वॉल्व है, उसका फॉर्मेशन विटामिन B1 थायमिन विटामिन के थ्रू हो पाता है। इनकी डेफिशिएंसी होता है बेरी, जैसा कि मैंने आपको बताया चार्ट में, एनसीईआरटी का चार्ट याद कीजिए। विटामिन B1 की कमी से बेरी, जो कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ये बेरी सिस्टम की कमी से आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसकी डेफिशिएंसी से विटामिन B1 के थायमिन की डेफिशिएंसी बेरी डी हो सकती है। याद किस तरह का, B1 बेरी, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट है, लिस्ट भी, वो पिक्चर समझ लेना, आराम से सॉल्व होगा। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन साइंटिफिक नेम। इट इज क्रिटिकल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
हमारे जो शरीर है उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन बी2। इसको येलो विटामिन बी कहा जाता है, इसको येलो विटामिन बी कहा जाता है। विटामिन बी2 को ऑल्सो कॉल्ड येलो विटामिन। जो काऊ का मिल्क है, गाय का दूध है, काऊ का मिल्क, वो येलो क्यों होता है? इट इज येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विटामिन बी2। काऊ के मिल्क में विटामिन बी2 प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका कलर येलोइश नजर आएगा। सोर्स क्या है विटामिन बी2 के? राइबोफ्लेविन के सोर्स मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, लीवर, चीज, ईस्ट। इसकी डेफिशिएंसी से आपको होगा कैटरेक्ट, डिफेक्टिव स्किन, सोर माउथ, स्किन टर्न्स इनटू रेड एंड रफ। तो स्किन्स का इसकी कमी से रेड और रफ में कन्वर्ट हो जाना। उसके अलावा कैटरैक्ट, डिफेक्टिव स्किन प्रॉब्लम, सोर माउथ, ये जितने भी आपके इश्यूज हैं इस विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से होते हैं। एक और चीज, स्लो मेटाबॉलिज्म एंड रिटार्डेड ग्रोथ। साथ में देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेस तो ऐसा है जिसमें हर विटामिन कुछ ना कुछ हेल्प करता है। यदि कोई विटामिन की कमी होगी तो मेटाबॉलिक इश्यू तो आएगा। उसी तरह विटामिन बी2 के अंदर भी आप नोटिस करेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म एज वेल एज रिटार्डेड ग्रोथ, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन बी3 नायासिन, बी3 को बोलते हैं नायासिन, साइंटिफिक नेम। इट इज क्रिटिकल फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत क्रिटिकल नायासिन। इसको एंटी पैलेग्रा, जब भी पैलेग्रा बीमारी का नाम आए एक ही दिमाग में शब्द आना चाहिए, विटामिन बी3 की बात कर रहा है। जब भी पैलेग्रा की बात करें विटामिन बी3 नाइसिन की बात कर रहा है। डेफिशिएंसी क्या होगी इसे? पैलेग्रा, डेमेंशिया, इंसोमेनिया, ये भूलने वाली बीमारियां हैं वो भी इसकी कमी से, जो इंसान याद नहीं दे पाता, विटामिन बी3 नाइसिन से। विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, बी5 पैंटोथेनिक एसिड, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी नेसेसरी है फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। विटामिन बी5 भी इंपॉर्टेंट है। पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 पायरिडायोक्सिन, इट इज कॉल्ड एंटी अनीमिया, ये भी एंटी अनीमिया विटामिन माना जाता है। विटामिन बी6 फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड फॉर्मेशन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, ब्लड फॉर्मेशन में विटामिन बी6 बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। इन ऑल डिलीवरी वुमेन इट इज ए कॉमन डेफिशिएंसी। अधिकतर देखा गया है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर अनीमिया की कमी, खून की कमी, आयरन की कमी, ये नोटिस की गई है। तो उससे लड़ने की दवा क्या है आपकी? विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। It is useful in the process of synthesis of amino acid useful at the radiotherapy। तो अमीनो एसिड जो बनता है, जो कि आपका एक तरह से प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये देखा गया है कि ये जो आपका विटामिन बी6 है हेल्प करता है। इट प्ले ए कैटालिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। साथ ही साथ रेडियोथेरेपी में जो रेडिएशन से नुकसान हो सकते हैं, रेडियोथेरेपी प्रोसेस में जो रेडिएशन से नुकसान हो सकते हैं उनसे भी बचाव करता है आपका ये पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6। और देखिए सोर्सेस, ईस्ट, एग, चीज, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट, तमाम सोर्सेस, ईस्ट, एग, चीज, सीरियल, ड्राई फ्रूट, सारे सोर्सेस हैं आपके विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन के। इसकी कमी से माइल्ड अनीमिया याद रखना, बी12 से भी है माइल्ड अनीमिया। इनसफिशिएंट ल्यूकोसाइट्स एंड एंटीबॉडी, इनकी कमी से ल्यूकोसाइट प्रॉपर डेवलप नहीं पाएंगे। एंटीबॉडीज जो हैं वो भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं पाएंगे। तो ये सारे फीचर आपके विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन के। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा, सबसे अबंडेंट विटामिन जो आपको नेचर में मिलता है, नेचर से, नेचुरल सोर्सेस से सबसे मोस्ट अबंडेंट विटामिन कौन सा? विटामिन सी। क्विकली सस्पेक्टेबल टू एटमॉस्फेयर पर, लेकिन नेचर में मिलता तो बहुतायत में, लेकिन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडेशन के थ्रू ये आपका क्विकली सस्पेक्टेबल है टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। प्लांट्स आर रिच इन इट बट इट इज इजीली लॉस्ट ड्यू टू हीट एंड स्टोरेज। प्लांट्स में मिल जाएगा आपको, मैंने कई एग्जाम्पल बताए थे आपको।
बट इट इजीली लॉस्ट ड्यू टू हीट एंड स्टोरेज की वजह से लॉस्ट भी जल्दी होता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से भी नुकसान होता है। तो ये वाटर सोलर विटामिन है बी की तरह, तो इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन में निकल जाएगा। ये बी और सी आपके वाटर सोलेबल हैं तो एक्सक्रीटेड इन यूरिन। फ्रिक्वेंट अल्कोहलिक एंड स्मोकर्स, जो स्मोकर्स हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें विटामिन सी की कमी ऑब्जर्व की गई है। सोर्सेस सिट्रस फ्रूट, लेमन्स, ऑरेंजेस, गूसबेरी, कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी क्या है इससे? स्कर्वी, बहुत इंपॉर्टेंट, स्कर्वी जहां पे ब्लीडिंग ऑफ गम्स, रिटार्डेड ग्रोथ। तो ये सारी चीजें आपकी ऑब्जर्व की गई हैं विटामिन सी से। विटामिन डी कैल्सीफेरल, ये एक नेचुरल विटामिन, नेचुरल का मतलब चूंकि हमें ये सनलाइट से डायरेक्टली मिलता है, यदि हम किसी चीज का कंजम्पशन ना भी करें तो भी हमें विटामिन डी जो है वो सनलाइट से प्रॉपरली मिल जाएगा। तो ये जो बीमारी है, ये जो आप कौन सी बीमारी से लड़ने में हेल्प करेगा वो है रिकेट बीमारी से हेल्प करने में लड़ेगा, इसलिए उसको एंटी रिकेट एक डिजीज है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है, तो इसकी डेफिशिएंसी उसके लिए जिम्मेदार है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी रिकेट। साथ ही साथ इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सूर्य ऊर्जा से मिल रहा है हमें सनशाइन विटामिन। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के और फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ बोन्स के टीथ, देखिए ये अपन देखते हैं विटामिन डी हड्डियों में, टीथ में स्ट्रेंथन करने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बोन्स के लिए यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? बिकॉज ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल है। हमारे बोन्स, हमारे टीथ जहां पे कैल्शियम फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनके एब्जॉर्प्शन में ये पूरा हेल्प करता है विटामिन डी, इसलिए उसका लिंकेज बन जाता है बोन और स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर्मेशन से। तो ये जो आपका इसका प्रोडक्शन होता है सन की रेस से डायरेक्टली, सन के रेडिएशन से हमारे शरीर, हमारे स्किन डेवलप करते, सिंथेसिस करते विटामिन डी को। तो इट इज प्रोड्यूस इन स्किन व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। देखिए अल्ट्रावायलेट के ए बी सी 3 कैटेगरी है, तो कौन से रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल है विटामिन की फॉर्मेशन के लिए? डी के लिए अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट और इज क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। इट इज प्रोड्यूस्ड इन स्किन में, त्वचा में प्रोडक्शन होता है किसकी मदद से? अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की मदद से। व्हाट इट प्रमोट क्या करेगा? मैंने कहा कैल्शियम और फॉस्फेट का हो रहा है यहां पे एब्जॉर्प्शन, तो इट बेसिकली प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन, बोन की फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। स्ट्रॉन्ग स्केलेटन को प्रमोट करेगा। रेगुलेशंस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम फॉस्फोरस के जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करना, कैसे? एब्जॉर्प्शन है, ये बहुत क्रिटिकल है। कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करके ये इनडायरेक्टली बोन और आपके जो टीथ है उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। सोर्सेज क्या है कि सनरेज, एनिमल, तो सनरेज तो प्राइमरी सोर्स है, उसके अलावा एनिमल ऑयल उससे मिलेगा आपको, बटर से मिलेगा, मिल्क, फिश, सीरियल ग्रेन्स, इन सबसे मिलेगा। तो एनिमल ऑयल, बटर, मिल्क, फिश, सीरियल ग्रेन, इनसे भी आपको विटामिन डी उपलब्ध हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा आपको? ऑस्टियोमलेशिया, अडल्ट्स में 18+ जो में आपके हड्डियों का विकार, बोन्स में दिक्कतें, ऑस्टियोमलेशिया। उसी तरह से रिकेट्स भी बोन से रिलेटेड है, लेकिन वो चिल्ड्रन में देखिए होगी आपने, तो चीज एक ही है दोनों विटामिन डी की कमी से। एक तो आपकी रिकेट है जिसमें कि हम बच्चों में बोन का विकार, जो बोन्स है मतलब उसमें दिक्कत है, और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये अडल्ट्स में, एक ही कारण है विटामिन डी की कमी। तो दोनों के नाम याद कर लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से ही होता है। विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोकोफेरल, विटामिन ई टोकोफेरल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टर्लिटी विटामिन, इसको एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी कहा जाता है, टोकोफेरल विटामिन ई को। इसको ब्यूटी विटामिन बी कहते हैं, एज इट रिमूव स्किन रिंकल्स एंड स्केर्स, स्किन पे जो रिंकल्स पड़ जाते हैं उनको भी रिमूव करता है विटामिन ई, टोकोफेरल। इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए जो जिन फूड प्रोडक्ट्स से मिल रहा है वो ऑक्सीडाइज ना हो, उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए जरूरी है। एंड प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ
मेम्ब्रेन लिपिड, उसी तरह लिपिड्स जो है उनके मेम्ब्रेन, जो फैट टिश्यूज हैं उनके मेम्ब्रेन को भी ये बचाव करता है। सोर्सेस फ्रूट्स, सफोलोनट्स, फ्रूट सफोलोनट, ड्राई फ्रूट्स, अनपॉलिश्ड ग्रेन, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। तो कुछ ऑयल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सफोलोनट्स है, ड्राई फ्रूट, ये सब विटामिन ई के टोकोफेरल के सोर्सेज हैं। इसकी डेफिनेशन से क्या होगा आपको? स्टर्लिटी, मस्कुलर एट्रोफी। तो मेन तो स्टर्लिटी जो बीमारी है, इसलिए उसको बोला गया यहां पे स्टर्लिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, बिकॉज स्किन के रिंकल्स को रिमूव करता है। तो विटामिन ई के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या है, डेफिशिएंसी क्या है। तो हम क्या विटामिन में देख रहे हैं कि विटामिन जो है वो कौन सी बीमारियों की रोकथाम के लिए, उसके सोर्सेज क्या क्या है, और उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स। हर विटामिन में हमने 3 बातों पे फोकस किया है। विटामिन के, जिसको हम फाइलोक्विनाइन बोलते हैं, यह विटामिन बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मैंने पहले बताया था आपको, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड जो है प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं हो पाएगा, वीडिंग ऑफ द जो आपका जो वाउंड्स है उनसे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम दी वाउंड्स वाली शिकायत रहेगी। तो इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स। हमारे जो लीवर में, हमारे लीवर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, लीवर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट। मैन्युफैक्चर्ड इन कोलोन, हमारे कोलोन में मैन्युफैक्चर्ड बाय बैक्टीरिया। ये विटामिन के जो है बेसिकली ये भी हमारे शरीर के अंदर मैन्युफैक्चर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ, याद रखिएगा, विटामिन डी तो लोगों को याद रहता है, लेकिन ये भी याद रखिए विटामिन के भी हमारे शरीर मैन्युफैक्चर हो सकता है इन कोलोन बाय बैक्टीरिया की मदद से कोलोन में, इंटेस्टाइन के अंदर ये मैन्युफैक्चर होता है। इसको एंटी हेमोफ्रेज विटामिन, क्योंकि जो ब्लड क्लोटिंग का काम कर रहा है ना, ये बीमारी जो है हेमोफ्रेज, ये बेसिकली ब्लड क्लोटिंग, यहां ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड जो है उसकी ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ्स लगातार चलती रहती है। तो उसकी रोकथाम, ब्लड क्लोटिंग को ये प्रिवेंट, ब्लड क्लोटिंग करके ब्लड ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर रहा है, दैट्स वाई। उसके अलावा सोर्सेज लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पाइनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज। तो इसके भी सोर्सेज मल्टीपल हैं, कई तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा टोमेटो से भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो विटामिन के मिक्सचर ऑफ 2 विटामिन, 2 विटामिन का मिक्सर है, K1 एंड K2। बेसिकली विटामिन के जो है इट इज अ मिक्सर ऑफ 2 विटामिन, विटामिन K1, विटामिन K2, उनका कंबाइंड मिक्सर। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड अल्कली मीडियम। ये लाइट और अल्कली मीडियम में बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू लाइट एंड अल्कली मीडियम। सोर्सेज विटामिन K1 जो है उसके सोर्स अल्फा लीफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइनच। विटामिन K2 के अकर्स बिलिंग बैक्टीरिया, जो मैंने कहा ना, जो आपका जो कोलोन में सिंथेसाइज हो रहा है वो विटामिन K2 जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में जो कोलोन है वहां पे बैक्टीरिया सिंथेसाइज कर रहा है, बिकॉज इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया, विटामिन K2। डेफिशिएंसी देखिए, डेफिशिएंसी से है, इट इज डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसकी हेमोफ्रेज, जहां पे ब्लड आपका रुकता नहीं है। तो ब्लड की क्लोटिंग होना और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में इट इज वेरी यूजफुल विटामिन के। जब भी विटामिन के की बात आए, ब्लड क्लोटिंग नाम दिमाग में याद में रखना, हेमोफ्रेज वाली डिजीज का नाम दिमाग में याद रखना, ये भी याद रखना विटामिन K2 जो है हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो कोलोन है वहां बैक्टीरिया सिंथेसिस कर रहा है। ये चीजें पता है आपको तो कंप्लीट पिक्चर विटामिन की पता है, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर, न्यूट्रिशन वाला, हेल्थ के वाला, इससे सवाल विटामिन पे बेस्ड तो आने की संभावना ज्यादा रहती है। और विटामिन पे बेस्ड क्वेश्चन आरपीएससी ने आरएस परीक्षा में प्रीवियस कुछ चीजें पूछे भी हैं। तो फ्रेंड ये पूरा हमारा डिस्कशन विटामिन का रहा। अभी हम कुछ 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, दोबारा आके कुछ इस पर्टिकुलर जो हमारा चैप्टर है फूड न्यूट्रिशन हेल्थ केयर को आगे बढ़ाएंगे, मिनरल्स की बात भी करेंगे। मिनरल के साथ साथ हम कुछ और चीजों, कुछ बीमारियां हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, मेनास्मस, क्वाशियोर्का, मरास्मस, क्वाशियोर्का, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वी विल कंटिन्यू फर्दर।
तो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपका जो न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके कई पहलू के लिए विटामिन्स के बारे में मैंने डिटेल में एनालिसिस कर लिया। सारे विटामिन्स का साइलेंट फीचर्स, डेफिशिएंसी डिजीज, सोर्सेस सबको रेफर कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स पे। मिनरल्स नेक्स्ट टॉपिक आपका, ये भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में शामिल किया गया। मिनरल्स को भी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में शामिल किया है। मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स that are very essential for the proper growth and functioning of our body and are required in small amounts। ये न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में शामिल है मिनरल्स, और ये वो न्यूट्रिएंट है जो बहुत असेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ग्रोथ हमारी बॉडी की जो ग्रोथ एंड फंक्शनिंग उसके लिए बहुत क्रिटिकल। साथ ही इनको भी विटामिन की तरह, विटामिन और मिनरल दोनों को ही हमें स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए। एग्जांपल्स कई हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, फ्लोराइड, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज सारे एलिमेंट्स, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक, दे आर कॉल्ड एसेंशियल मिनरल एलिमेंट। ये सब हमको रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए, भले ही अमाउंट कम है बट दे आर वाइटल। तो चाहे कैल्शियम हो, क्लोरीन हो, कॉपर हो, फ्लोराइड हो, आयोडीन हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, मैंगनीज हो, फॉस्फोरस हो, ऑल दीज आर एसेंशियल मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड आवर बॉडी। देखिए अगेन एनसीईआरटी आपको हेल्प करता है ये मिनरल्स के बारे में, सोर्सेज और उनकी नीड्स को डिस्क्राइब करने में। तो आयरन जैसे कि आपका मिनरल है, हम जानते हैं आयरन वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सोर्स। इसके सोर्सेज है मीट, फिश, लीवर, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप, जर्मिनेटिंग व्हीट, ग्रेन्स, ईस्ट। ये सारे आप एग्जांपल से आपके सोर्स है इसका फॉर द मिनरल आयरन। इसकी नीड क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हमारे बॉडी में आरबीसी, उसमें कौन सा रेड पिगमेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में इट इज वेरी क्रिटिकल आयरन। तो मीट हो, फिश हो, लीवर हो, एग्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, टर्निप हो, जर्मिनेटिंग व्हीट, ग्रेन्स, ईस्ट, इन सबसे हमें मिलता है आयरन। कैल्शियम, अगेन कैल्शियम आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से, ग्रीन वेजिटेबल से। ये जरूरी है, हम सब जानते हैं कैल्शियम इज वेरी नेसेसरी फॉर बोन्स के फॉर्मेशन में, बोन्स स्ट्रॉन्ग टीथ के फॉर्मेशन में। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग में भी हेल्प करता है कैल्शियम। ब्लड की क्लोटिंग में भी हेल्प करता है कैल्शियम। इट ऑल्सो नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम पूरा हेल्प आपका उसको प्रिवेंट करें, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने में कैल्शियम करेगा। फॉस्फोरस, मीट, एग, फिश, होल ग्रेन्स, मीट, एग, फिश, होल ग्रेन्स, फॉस्फोरस। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स के डेवलपमेंट में, स्ट्रॉन्ग टीथ के फॉर्मेशन में, एनर्जी रिच कंपाउंड्स के मेकिंग में, फॉर्मेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉस्फोरस। पोटेशियम, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, पोटेशियम यहां पे आपको नेसेसरी फॉर ग्रोथ, नेसेसरी फॉर कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी, सेल्स एंड ब्लड को हेल्दी रखने में पोटेशियम, सेल्स को ब्लड को हेल्दी रखने में पोटेशियम। सोडियम, कॉमन सॉल्ट, बहुत कॉमन सॉल्ट आमतौर पर NaCl, सोडियम ऑल्सो इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो NaCl नमक में तो रहता ही है, मिल्क प्रोडक्ट मीट में भी आपको मिलेगा। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। सोडियम आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो सोडियम का लेने देना आपके नर्वस सिस्टम से, इसको आप याद रखिएगा। और सेल्स को प्रॉपरली हेल्दी रखना है, उसके लिए पोटेशियम है। आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड से, वाटर में भी आयोडीन। प्रॉपर फंक्शनिंग, देखिए गॉइटर जो डिजीज है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। भारत सरकार बहुत प्रमोट करती है नमक में, सॉल्ट में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में मिले। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसकी डेफिशिएंसी आपको हो जाएगा गॉइटर। अगेन आयोडीन इज वेरी एसेंशियल। फ्लोराइड मिलेगा आपको कॉफी से, स्पाइनस से, अनियन से, टी से। कॉफी, स्पाइनस, अनियन, टी, इससे मिलेगा फ्लोराइड। तो अनियन आपको फ्लोराइड दे रहा है, प्याज से आपको मिल रहा है फ्लोराइड, कॉफी से मिलता है फ्लोराइड, स्पाइनस से फ्लोराइड, टी में भी अमाउंट रहता है कुछ अमाउंट फ्लोराइड का। इट मेक्स एनिमल ऑफ टीथ हार्ड, जो टीथ एनिमल है उसको हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है टीथ को। एंड प्रिवेंट्स डेंटल कैरीज एंड कैविटी, डेंटल प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने में बहुत मददगार फ्लोराइड।
कॉपर। लेकिन देखिए फ्लोराइड ऐसी चीज है जिसके एक्सेस होना और जिसकी डेफिशिएंसी होना, दोनों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। एक्यूरेट अमाउंट में होना चाहिए। राजस्थान में समस्या एक्सेसिव फ्लोराइड की है। कॉपर में ग्रेन्स, नट्स, चॉकलेट, ग्रेन्स, नट्स में कॉपर। अब कॉपर का यूसेज क्या है? कॉपर का फायदा यह है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में या आरबीसी की प्रॉपर फंक्शनिंग में कॉपर बहुत क्रिटिकल है। इट इज एक कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व फाइबर, जो हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके फॉर्मेशन में भी कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ नर्व फाइबर में जिंक, जिंक मिलेगा आपको मीट से, जिंक मिलेगा एग से, जिंक मिलेगा आपको फिश, मीट, एग और फिश से मिलेगा आपको जिंक। इट इज नेसेसरी फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट। तो यहां पर आपको जिंक है, ये जरूरी है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, फंक्शनिंग ऑफ मेल प्रोस्टेट, उसके लिए बहुत जरूरी। और क्लोराइड, क्लोराइड जो है वो आपको जरूरी है मीट से, मिल्क से, प्रोडक्ट से एंड फिश से। तो क्लोराइड आपको मिल रहा है मीट से, मिल्क से, प्रोडक्ट से, फिश से, तमाम सोर्स से। तो मीट, मिल्क आपको जिंक भी दे रहा है, इससे क्लोरीन, क्लोराइड भी आपको मिल रहा है। इट प्रिवेंट्स, या इसके फंक्शन में देखेंगे आप, फंक्शन में मसल्स, नर्व्स एंड डाइजेशन। तो जो मसल्स के, नर्व्स के फंक्शन है, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसमें बहुत मददगार क्लोराइड। तो फंक्शंस ऑफ मसल्स, मसल्स और नर्व जो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके उसके लिए फ्लोरीन, और आपका डाइजेशन प्रोसेस वो भी ऑप्टिमम हो सके उसके लिए क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स एज वेल एज डाइजेशन प्रोसेस, उसके लिए जरूरी। तो हर आपके मिनरल की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, उनके सोर्स से नोट करिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको मैच द फॉलोइंग पूछेगा, आपको 4 नाम लिस्ट में देगा मिनरल के, उनके एसोसिएटेड सोर्स देगा, मैच कराने का पूछेगा, या लिस्ट ए देगा मिनरल्स के, उनसे एसोसिएटेड डिजीजेस जो हैं वो पूछेगा। तो अगर आपको ब्रॉड पिक्चर क्लियर है कि सोर्स क्या है, डेफिशिएंट डिजीज कौन सी है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वाटर, वाटर, वाटर जो है ये भी क्या है, एक मिनरल है। वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड ए मिनरल, वाटर को भी मिनरल माना जाता है। तो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, वाटर इज ए न्यूट्रिएंट बेसिकली। वाटर जो है आपका ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट की ब्रॉड कैटेगरी। मिनरल मैंने नहीं बोला, गलत बोला, न्यूट्रिएंट। इसका जो ब्रॉड वाटर है एक न्यूट्रिएंट है। जैसे हमने जो न्यूट्रिएंट के एग्जांपल देखे थे, वाटर को न्यूट्रिएंट, तो यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर को न्यूट्रिएंट नहीं मानते। वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड न्यूट्रिएंट। इट मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बॉडी वेट। हमारे शरीर का 70% भाग, हमारे बॉडी का 70% पार्ट किससे बना है, बॉडी वेट, वाटर से, पानी से। जल ही जीवन है। वी नीड वाटर टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन के लिए वाटर। फूड पार्टिकल्स, केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर। गैसेस के मीडियम के तौर पे वाटर। पूरी बॉडी में फूड पार्टिकलों, केमिकल्स और गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर। इट ऑल्सो एक्ट एज द मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए वाटर। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द वेस्ट एज यूरिन एंड स्वीट। देखिए जो हमारे बॉडी का वेस्ट या हमारा जो शरीर में जो गर्मी निकलती है बाहर, टू थर्मो रेगुलेशन, स्वेटिंग से, वो भी उसमें वाटर इन्वॉल्व है। यूरिन में बॉडी का वेस्ट बाहर निकल रहा है, वाटर। वी शुड टेक 8 to 10, एक डॉक्टर्स का सजेशन है कि एक इंसान को एक दिन में कम से कम 8 से 10, 8 to 10 ग्लासेस डेली बेसिस पे उसको वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर ऐसा नहीं करेगा, प्रॉपर इनटेक वाटर का नहीं लिया जाएगा, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट करिए हमारा माल न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिएंट पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, अब न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, माल न्यूट्रिशन। तो इसमें हम करेंगे डिस्कस माल न्यूट्रिशन के दो कैटेगरी है, अंडर न्यूट्रिशन और आपका ओवर न्यूट्रिशन। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन की कमी है तो ही माल न्यूट्रिशन होगा, तो न्यूट्रिशन की कमी तो माल न्यूट्रिशन होगा ही होगा। लेकिन याद रखिएगा, एक्सेसिव या ओवर न्यूट्रिशन किया जाए, एक्सेसिव या ओवर न्यूट्रिशन किया जाए, उस केस में भी ओवर न्यूट्रिशन माना जाएगा। लाइक ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओवरवेट ओबेसिटी के केस में एक्सेसिव न्यूट्रिशन का कंजप्शन करना, वो भी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, माल न्यूट्रिशन दोनों चीज शामिल है, एक तो आपका अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा ओवर न्यूट्रिशन।
तो यहां पे हम इस पर्टिकुलर नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कि ये जो माल न्यूट्रिशन है इससे एसोसिएटेड कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेना, मिनरल्स जो है आपने जो डिस्कस करे वो शरीर में प्रॉपर नहीं जाते, उनकी ये फंक्शनिंग रहती है। न्यूट्रिएंट्स हमें डिस्कस करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट है आपके, चाहे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, इन सब की कमी से कुछ ना कुछ बीमारी होती है, वो ही माल न्यूट्रिशन की कमी। तो अंडर न्यूट्रिशन जो है वो सिंगल डे में नहीं होता, अंडर न्यूट्रिशन सिंगल डे में नहीं होता, ये लगातार नेग्लिजेंस, कंटिन्यूस डेज में नेग्लिजेंस रखा इंडिविजुअल लगता है, उसकी वजह से समस्या होती है। अब यहां पर मैंने आपको बताऊंगा दो बीमारियों के बारे में, एक तो आपकी क्वाशियोरकर, दूसरी है मरास्मस, दूसरी मरास्मर। कई चीजें, कुछ मिनरल की डेफिशिएंसी भी होती है, कुछ आपकी गोइटर से भी है, कुछ आपकी एनीमिया है, तमाम बीमारियां, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं मिनरल की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से ही है, माल न्यूट्रिशन। खास तौर पे डेवलपिंग नेशंस में या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड लाइक अफ्रीका, वहां पे बड़ी दिक्कत है इसकी, वहां बड़ी समस्या है माल न्यूट्रिशन की, अंडर न्यूट्रिशन की। वहां पे इसको पब्लिक हेल्थ पे एक थ्रेट माना गया है, पब्लिक हेल्थ पे थ्रेट माना गया है अंडर न्यूट्रिशन को। इसकी वजह से जो इलनेस होती है, और कई केसेस में जो छोटे चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, उनकी डेथ भी रजिस्टर की गई है, उनकी डेथ भी रजिस्टर की गई है। यहां पे माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एडिक्शन टू ड्रग्स और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू वेरियस मेडिकल रीजन, कई कारणों से जो है बॉडी से न्यूट्रिएंट जो है लॉस हो जाए, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो, एडिक्शन टू ड्रग हो, इन सब से आपका ये अंडर न्यूट्रिशन की समस्या जन्म लेती है। देखो मेरास्मस ये जो डिजीज है ये किसकी वजह से होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, वो देखते हैं। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मरास्मस डिजीज। इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और कैलोरीज। प्रोटीन्स याद रखिएगा, जब भी मरास्मस शब्द आए, बीमारी आए, समझ लेना प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मरास्मस। ये इन्फेंट्स में कॉमन है, एक साल या उससे कम, के जो इन्फेंट है, एक साल या उससे जो कम के इन्फेंट है, उसमें डिजीज काफी कॉमन है। यहां पे देखेंगे आप, रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। जो रिब्स है देखिए बिल्कुल भी फैट नहीं है, बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के साथ डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज भी है, फैट बिल्कुल नहीं है बॉडी में। तो यहां पे देखेंगे रिब्स जो है वो खुद दिखेंगे स्ट्रक्चर में, प्रोमिनेंट फीचर। नो फैटी लीवर, ओएडेमा इज एब्सेंट, रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। यहां पे जो ये चाइल्ड है, बेसिकली यहां पे इसमें आप मसल वेस्टिंग देखोगे, यहां पे आप मसल वेस्टिंग यहां पे नोटिस करोगे आप। तो पर्सन सफरिंग फ्रॉम मरास्मस नीड्स एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो उसको प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये मरास्मस के साइलेंट फीचर है यहाँ पे, और इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिजीज कितनी घातक है, पर्टिकुलरली एक साल से कम के चिल्ड्रन के लिए। सेकंड क्वाशियोरकर। इट इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन, ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी। दोनों डिजीज आपकी डेफिशिएंसी प्रोटीन, चाहे मरास्मस हो चाहे क्वाशियोरकर, लेकिन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज तो कॉमन है, चाहे क्वास्कर हो, मरास्मस हो, चाहे क्वाशियोरकर हो, दोनों आपके प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है। लेकिन जो आपकी क्वाशियोरकर है, इसमें आपका कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती, कैलोरी डेफिशिएंसी इसमें नहीं होती, जबकि मरास्मस में मैंने बताया था आपको प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी है। लेकिन क्वाशियोरकर के केस में प्रोटीन तो है पर आपका कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं है। It result from the replacement of mother's milk by high calorie low protein diet। तो मदर्स मिल्क का रिप्लेसमेंट आपने हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, मतलब स्टार्टिंग स्टेज में ही जब चिल्ड्रन बॉर्न हुआ है, उस स्टार्टिंग स्टेज में ही मदर्स मिल्क को रिप्लेस करके यदि लो प्रोटीन डाइट चाइल्ड को दी जाए, लो कैलोरी डाइट उसे दी जाए, हाई कैलोरी डाइट, मतलब हाई डाइट तो उसकी हाई कैलोरी है, उसके उस वाले मरास्मस में तो लो कैलोरी डाइट थी, यहाँ पे हाई कैलोरी डाइट है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं है उसमें, मदर्स मिल्क उसको प्रॉपर्ली चाइल्ड को नहीं मिल पाया। और यहां पे जो बेसिकली जो चिल्ड्रन की एज जिसमें रजिस्टर किया गया है वो है मोर देन वन ईयर। आपका मरास्मस में 1 साल से कम के बच्चे, यहां पे 1 साल से अधिक, ग्रेटर देन
1 ईयर एज, ग्रेटर देन 1 ईयर एज, इसको याद रखिए। लाइक मरासमस, कवाशियाका, सॉज, यहां पर भी वेस्टिंग हो मसल्स की, यहां पर भी मसल्स की वेस्टिंग होगा, यहां पर भी थिनिंग ऑफ लिम्स थिन होंगे, यहां पर भी फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन्स, यहां पर भी आपको दिखेगा फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन इस केस में। और बट अनलाइक मरासमस, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, मतलब इस केस में भी आपको मास वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स नजर आएगा। लेकिन यहां पे मरासमस से डिफरेंट वे में, मरासमस से डिफर करोगे तो यहां पे आपको कुछ फैट, देखिए यहां पे कुछ फैट आपको बॉडी में दिखेगा बिकॉज ऑफ हाई कैलोरी डाइट। तो डिफरेंस ये है कि कुछ फैट एक्स्ट्रा स्टोर हुआ, प्रोटीन तो कम ही है, प्रोटीन दोनों में कम है, लेकिन यहां पे हाई कैलोरी डाइट की वजह से आपको जो उसका एब्डोमेन है वो थोड़ा सा यहां पे आपको फैट दिखेगा वहां पे। जबकि मरासमस के केस में तो कैलोरी भी इंटेक कम था, प्रोटीन इंटेक भी बहुत कम था, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। एक्सटेंसिव ओडेमा इसको बोलते हैं, एक्सटेंसिव ओडेमा, और स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग ऑब्जर्व की जाती है क्वाशियोका केस में, बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग। तो ये जो प्रोटीन एनर्जी की कमी से, प्रोटीन कम मिलने से, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से बोलते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इट लेड टू ग्रोथ, डायजेशन, इन्फेक्शंस लीडिंग टू डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से आपको देखेगा रिटार्डेशन, कुछ इन्फेक्शंस, जिससे अल्टीमेटली डायरिया और डिहाइड्रेशन ये भी हो सकता है। तो प्रोटीन एनर्जी के माल न्यूट्रिशन से आपका ग्रोथ का रिटार्डेशन तो होता ही है, साथ ही साथ यहां पे डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। देखिए अनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन डेफिशिएंसी के। तो देखिए आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से। न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस रिजल्ट ड्यू टू विटामिन ए की कमी से होता है आपका ब्लाइंडनेस। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट ऑस्टियोमलेशिया होता है आपका बोन रिलेटेड, दे बोथ आर बोन रिलेटेड डिजीज, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तो है आपका, और ऑस्टियोमलेशिया दोनों है हमारे विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया एक चाइल्ड में, एक आपका अडल्ट में, रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया दोनों विटामिन डी की कमी से। गोइटर देखेंगे यहां पे एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड का गोइटर में थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट, आयोडीन की डेफिशिएंसी कमी से। तो देखिए कोई भी मिनरल हो, चाहे कोई भी हमारा वो न्यूट्रिएंट हो, सभी की कमी से कुछ ना कुछ बीमारी है। तो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चीज से कौन सी डेफिशिएंसी होती है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, ये कई बार आपको उनके फीचर से जुड़े हुए सवाल भी एग्जाम में मिल जाएंगे। अब इसी में एक टर्म आती है बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इसी में। तो बॉडी मास इंडेक्स एक इंडेक्स है ऑफ वेट फॉर हाइट, यानी ये इंडेक्स है वेट फॉर हाइट, प्रॉपर हाइट पे कितना वेट होना चाहिए, प्रॉपर एक हाइट पे, एक एक्स हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स उसको, उस इंडेक्स को वो है जो उसको प्रॉपर हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए उसको मेजर करता है। तो ये एडल्ट को क्लासीफाई करता है बीएमआई एज अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबीज। ये अडल्ट को क्लासीफाई कर सकता है बीएमआई इंडेक्स की या तो अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीज। इट इज obtained by dividing the weight in kilograms by the square of the height in meters। तो जो उस अडल्ट का वेट है, उस वेट को उसकी हाइट के स्क्वायर से, उस अडल्ट के वेट को उसकी हाइट के स्क्वायर से आप जब डिवाइड करेंगे तो जो निकलेगा उसको बीएमआई इंडेक्स में हम शामिल करेंगे, उससे मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एन अडल्ट हु वे 70 kg एंड हुज हाइट इज 1.7 मीटर हैव बीएमआई 22.9। देखिए यहाँ पे 70 kg तो उसका हो गया वेट, इस इंडिविजुअल का 70 kg, हाइट कितनी है 1.75, तो 1.75 का निकालो आप स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर, तो डिवाइड करने पे जो रेशियो आएगा वो आएगा 22.9। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो अडल्ट है इसका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है 22.9। अभी ये हाइट, वेट को आपने हाइट के स्क्वायर डिवाइड करके इंडेक्स निकाल लिया। अब उसके बाद आप बोल सकते हो अडल्ट ओबीज है, अंडर वेट है, या आपका ये ओवर वेट है। वो कैसे
यदि 18 केजी पर मीटर स्क्वायर, यदि हाइट का जो मीटर स्क्वायर और ये 18 केजी वेट का रेशियो 18 या उससे कम आ रहा है, बीएमआई 18 या उससे कम आ रहा है, इसका मतलब अंडरवेट। अंडरवेट यदि वो रेशियो 18 से 23, यदि 18 से 23 18 to 23 वेट और हाइट का जो रेशियो आ रहा है स्क्वायर, वो रेशियो 18 23 के बीच में आ रहा है, इट मींस आइडियल बॉडी वेट। यदि आपका बॉडी वेट, आपकी हाइट 18 से 23 के बीच में आ रहा है, इट मींस आइडियल बॉडी वेट। 23 से 25, यदि 23 से 25 आता है आपका केजी पर मीटर स्क्वायर, इट मींस ओवरवेट, और 25 से ज्यादा होगा तो इट मींस ओबीस। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने। बॉडी मास इंडेक्स, जब भी बैलेंस डाइट की बात की जाती है, न्यूट्रिशन की बात की जाती है, बीएमआई उसमें आता है। तो ये चार्ट इंडेक्स बताता है आपको कि किस रेंज में आपका अंडरवेट है, किस रेंज में आइडियल बॉडी वेट है, किस रेंज में ओवरवेट है, किस रेंज में ओबीज है। अब आपका आता है ईटिंग डिसऑर्डर। इस चैप्टर में हमारा डिसऑर्डर से जुड़ी हुई समस्याएं भी शामिल है। इस टॉपिक में ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी हुई समस्याएं भी शामिल है। देखेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर्स आर सीवियर डिस्टर्बेंसेस इन ईटिंग बिहेवियर कॉमनली सीन अमंग adolescence पीरियड बिटवीन 14 to 18 पीरियड। तो 14 से 18 साल के जो लोग हैं उसमें ये ईटिंग डिसऑर्डर जो है, सीवियर डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व किया गया है। इसके इस पर्टिकुलरली जो आपका ये जो डिसऑर्डर है, इसके दो प्रकार हैं ईटिंग डिसऑर्डर के। एक तो हमारा है जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर। दूसरा है हमारा, दूसरे का नाम है बुलिमिया नर्वोसा, ये भी ईटिंग डिसऑर्डर है। तो पहला जो प्रकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर केस में रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन द बॉडी वेट। यहां पे जो इंडिविजुअल है वो खाना ही नहीं चाहेगा, उसको रिफ्यूज करेगा, उसकी टेंडेंसी होगी वो उसकी इच्छा ही नहीं होगी खाने की। रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन द बॉडी वेट, जो बॉडी वेट को मेंटेन करने के जितना बॉडी में आपका फूड जाना चाहिए, जितना डाइटरी उस हैबिट्स में शामिल होना चाहिए, उतना कंजम्पशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ रिफ्यूजल टेंडेंसी ऑफ दैट इंडिविजुअल, जो कि 14 to 18 ईयर्स में ऑब्जर्व किया गया है। दूसरा केस है आपका बुलिमिया नर्वोसा। इस केस में क्या है, यहां पे रिकरिंग बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वॉमिटिंग। यहां पे लगातार बाबा खाना, एक्सेस खाना और वॉमिट करना, एक्सेस खाना वॉमिट करना। तो इस केस में ये जो है बुलिमिया नर्वोसा, यहां पे क्या है, रिकरिंग बिंज मतलब एक्सेस ओवर ईटिंग, एक्सेसिव रिकरिंग बिंज ईटिंग फॉलोड बाय वॉमिटिंग, एक्सेसिव खा रहे हो वॉमिट हो रहा है। ये है आपका बुलिमिया नर्वोसा। ये दो ईटिंग डिसऑर्डर 14 to 18 ईयर्स के एडोलेसेंस पीरियड में ऑब्जर्व किए गए। और देखते हैं, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है बेसिकली इसको हम बोलते हैं रिफ्यूजल टू ईट फूड को प्रॉपर्ली कंजम्पशन नहीं करना, रिफ्यूज करना, ईटिंग डिसऑर्डर। इस केस में जो आपको इंडिविजुअल नजर आएंगे वो होते हैं जनरली थिन, वहां पे लॉस ऑफ वेट ऑब्जर्व किया जाएगा, और ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट। जो कारण देखा गया कि ऐसा क्यों करते हैं इंडिविजुअल, तो ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट अकर्स इन सच केसेस। इस तरह के केसेस में ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट ऑब्जर्व किया गया। उसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा में इज एन अटेम्प्ट टू यूज फूड एंड वेट टू डील विथ इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो यहां पे ये जो ईटिंग डिसऑर्डर में इमोशनल भी कुछ ना कुछ वो चीज जुड़ी हुई है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मेरा बेसिकली वेट बढ़ जाएगा। तो एक तरह से जबरदस्ती बहुत ज्यादा प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल आपका रिफ्यूज कर रहा है ईट करने से। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी माना गया है। इट इज ए सीरियस मेंटल इलनेस विथ हाई इंसिडेंस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ये सोचना बहुत ज्यादा इसको कनेक्शन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से मतलब कि कनेक्ट किया है, और इस पर्टिकुलर केस में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी रजिस्टर की गई है। तो यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर में कुछ भी जो इंसान प्रॉपर डाइट है उतना नहीं, बहुत ही कम कंज्यूम करेगा फूड को, रिफ्यूजल ऑफ टू ईट फूड। तो जो इंडिविजुअल होगा इस तरह का बहुत थिन होगा और उसका वेट जो है बहुत लॉस हो चुका होगा। इसके कुछ कारण है एक्सट्रीम फास्टिंग, indulging in over exercise, extreme fasting, and dieting, excessive dieting may more likely to develop this disorder। इस disorder को develop करने के लिए ये सारे कारण। और teenage girls and young women, teenage girl और young women में ये tendency ज्यादा पाई गई है। teenage girls, young women में ये tendency
एक्सेसिव डाइट, एक्सट्रीम फास्टिंग, इंडल्जिंग ओवर एक्सरसाइज, ये टेंडेंसी पाई गई है। हाउएवर ये ऑर्डर आपका अडल्ट्स में भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम जो आपकी पोटेंशियल देखा गया है इस डिसऑर्डर में, जो एक एज है वो 14 to 18, और यहां पर भी आप देखेंगे जो टीनेज गर्ल्स और यंग वुमेन में ये ऑब्जर्व किया गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, लॉस ऑफ वेट, ऑब्सेसिव फियर ऑफ गेनिंग वेट, ये सब समस्याएं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली, और इसकी वजह से मॉर्टेलिटी भी हुआ है। तो इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन, पोवर्टी, जो पोवर्टी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, उसके अलावा कई बार खाने के दाम, फूड के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन, हाई फूड प्राइसेस, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स भी, प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक आ गया, हैवी रेनफॉल हो गया, ड्रॉट आ गया, इन सब कारणों से भी इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर, यदि किसी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री में, पर्टिकुलर रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसमें डिक्लाइन रजिस्टर किया गया, अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ये सब अंडर न्यूट्रिशन के बहुत इंपॉर्टेंट कारण। तो अंडर न्यूट्रिशन के यदि आप कुछ फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे तो इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन, पोवर्टी, रिलेटिवली हाई फूड प्राइसेस, नेचुरल डिजास्टर्स और आर इंक्लूडेड as the causes of undernutrition. Undernutrition continues to be a significant health issue. बहुत बड़ी समस्या है चिल्ड्रन अडल्ट दोनों में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत में जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो थर्ड हुआ था, उसकी रिपोर्ट जो प्रकाशित पब्लिश हुई, उसमें बोला कि हमारा देश में द प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इज वेरी हाई अमंग दी चिल्ड्रन में हमारे केस में अंडर न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज्यादा है। ये NFHS रिपोर्ट 3 में सामने आया। At present, 40% of children less than 5 years of age in our country are underweight. आप समझ लीजिए इस आंकड़े को, 40% जो चिल्ड्रन है अंडर 5 इयर्स के हमारे देश में वो अंडर वेट कैटेगरी में शामिल है। 40%, कितना बड़ा फिगर है। तो ये सारे इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, रिलेटिव हाई फूड प्राइसेस, नेचुरल डिजास्टर, ऑल आर द कॉजेज ऑफ दिस इश्यू ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो इसके मैनेजमेंट के, अंडर न्यूट्रिशन लड़ने के लिए क्या दवा है? अंडर न्यूट्रिशन लड़ने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं सरकार लेकर आई, कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम लेकर आई। उसमें एक योजना थी आपकी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट कई प्रोजेक्ट लेकर आई। एक कैटेगरी है मिड डे मील स्कीम। यहां पे स्टूडेंट्स को मतलब उनके स्कूल में ही दिन का जो आफ्टरनून का जो बेसिकली या लंच है वो प्रोवाइड किया था। सरकार का प्रयास वहां पे कि एडुकेट न्यूट्रिएंट इस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन तक पहुंच पाए। तो एलिमेंट्री स्टेज पे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट के स्टेटस को जो है अपग्रेड करना, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव। मिड डे मील स्कीम। ओवर न्यूट्रिशन, ओवर देखिए हमने माल न्यूट्रिशन में तो हमने देखा कि एक तो अंडर न्यूट्रिशन, उसमें कई समस्या देख ली हमने, लेकिन न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन में ज्यादा अमाउंट, न्यूट्रिएंट का एक्सेस अमाउंट जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा वो लेंगे तो भी माल न्यूट्रिशन होगा, और वो कैटेगरी होगी आपकी ओवर न्यूट्रिशन कैटेगरी। इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ, ये भी माल न्यूट्रिशन का एक टाइप है, डेट रिजल्ट फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, लाइक ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, ज्यादा फैट खाना, ओवर न्यूट्रिएंट खाना। तो उससे क्या होगा? आपका ओबेसिटी बढ़ जाएगी, ओवरवेट, वो भी माल न्यूट्रिशन का प्रकार है। तो माल न्यूट्रिशन में अंडर एंड ओवर दोनों न्यूट्रिशन शामिल है। इनएडुकेट एक्सरसाइज एंड ओवर ईटिंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ ओवरवेट। देखिए ओवरवेट समस्या इनएडुकेट एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग से। ड्यू टू इनटेक ऑफ एक्सेसिव फूड, एडिपोज टिश्यू इंक्रीजेस abnormally in the body that enlarge or the number of fat cells increased leading to the obesity. Ultimately ज्यादा खाना, एक्सेसिव फूड को कंज्यूम करना, उससे आप क्या होगा? आपकी बॉडी में फैट सेल्स, नंबर ऑफ फैट सेल्स हैं वो प्रोपोर्शनली बहुत बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होंगे, और उसकी वजह से ओबेसिटी समस्या होगी। तो ओवरवेट हो, ओबेसिटी हो, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ फैट सेल, ओवर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोनों ही चीजें आपके लिए घातक हैं। एक तो अंडर कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन भी दिक्कत है। एक चीज और, हाउ इज इलनेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिजीज। देखिए एक इस चैप्टर में कई लोगों ने मुझसे पहले पूछा था कि डिजीज और इलनेस दोनों मिलते होते लगते हैं, लेकिन डिजीज इलनेस में फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आमतौर पे बात करेंगे तो इलनेस और डिजीज आपको एक जैसा ही लगेगा, और हम जनरली इंटरचेंजेबली इनको यूज भी कर लेते हैं। एक इलनेस जगह डिजीज, डिजीज जगह इलनेस,
पर दोनों में कुछ डिफरेंस है। Diseases refers to a biomedically defined deviation from norms of body functions or structure, whereas illness is the experience of this deviation. जो डिजीज है उसका बेसिकली या फंडामेंटल मतलब ये है कि डिविएशन आपका बॉडी के नॉर्म्स है, बॉडी की में कोई चीज आपकी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो सेट नॉर्म से डिविएशन हो जाना, बॉडी के सेट नॉर्म प्रॉपर फंक्शनिंग जो होनी चाहिए उससे डिविएशन हो जाना, वो क्यों हो रहा है? डिजीज की वजह से। तो डिजीज रेफर्स टू ए जो आपका डिविजन है, डिवीजन हो जाए सेट नॉर्म से, उसको बोलेंगे डिजीज। इलनेस है कि वो डिवीजन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिवीजन। तो इलनेस का मतलब वो डिवीजन, डिजीज का मतलब सेट नॉर्म से हट जाना, लेकिन सेट नॉर्म से हटने के बाद में जो एक्सपीरियंस इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं इलनेस। तो इलनेस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिवीजन। इट इज स्टेट ऑफ इलनेस, स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस है बाय द बॉडी व्हेन वन और मोर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। इंसान के शरीर में एक या एक से ज्यादा जो कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करें, एक या एक से ज्यादा कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करें, तो उस केस में स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस जो शरीर करता है वो आपका शामिल है इसमें इलनेस में। स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस, डिजीज तो सेट नॉर्म से डिवीजन हो जाना, इलनेस का मतलब उस सेट नॉर्म का डिवीजन हुआ उसको एक्सपीरियंस करना प्रैक्टिकली। Illness refers to a subjective distress of feeling of a person। तो यहां पे चूंकि एक्सपीरियंस है तो illness के केस में subjective distress of feeling भी आएगा। subjective distress of feeling when one is sick or suffering from some disease। However, it is not appropriate to conclude that anyone being merely free from illness or disease is healthy। मैंने पहले भी कहा था आपसे, लास्ट कंक्लूजन इसी एंड पे करूंगा इस टॉपिक का, कि सिर्फ डिजीज और इलनेस नहीं होना ये हेल्दी होने का सिम्टम नहीं है। सिर्फ डिजीज इलनेस नहीं होना हेल्दी होने का सिम्टम नहीं, इसके साथ में सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग भी जुड़ी हुई है। तो मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस बहुत जरूरी है, तभी वो इंसान कंप्लीटली हेल्थ माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। तो फिजियोलॉजिकल तो ठीक है, बीमारी नहीं होना, हेल्दी हो सकता है लेकिन बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटल और इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, आज नहीं है, इनकी वजह से कल उसको डिजीज होगी। तो कंप्लीट हेल्दी या कंप्लीट आपका सिस्टम परफेक्ट होने के लिए फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल तीनों चीजों में आपका वेलबींग होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका, इस चैप्टर में फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, ये कई बातें करता है, बेसिक बातें हैं, लेकिन आपका ACF, RS प्री, RS मेंस तीनों में पूरा उपयोगी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड NAV10 यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।